चलो, आज सबसे पहले जिस जनजाति के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे वो है अबूझमाड़िया। क्या नाम है? कैसे दिखते हैं? हैं? काले बोलता है, मैं काला दिख रहा हूँ रे? हैं? ऐसा मत बोलना, अच्छा नहीं लगता है मेरे को फिर वैसे में। क्या नहीं लगता है? अच्छा नहीं लगता है। ठीक। अबूझमाड़िया इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में या छत्तीसगढ़ के ट्राइब के विषय में जब भी हम लोग अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं तो उनके विषय में क्या जानकारियां हैं, कैसा है, वो सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले। ठीक है, पहले भी बता चुका था, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि ट्राइब जो है इंग्लिश वर्ड है, उसी का हिंदी पर्याय क्या है? जनजाति। क्या है? जनजाति, जिसको हम लोग कहते हैं। और सामान्य लहजे में आज के समय में उनको आदिवासी भी ऐसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासी भी कहा जाता है। तो जनजाति जो समुदाय है वो कैसा होगा? मैंने बताया है कि इनकी विशेषताओं में सबसे पर्टिकुलर क्या होगा? इनका एक विशेष नाम होगा। क्या होगा? विशेष नाम, एक पर्टिकुलर नाम होगा इनका, नेम होगा इनका। दूसरा क्या होगा? एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होगा इनका, बाउंड्री होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर क्या करते होंगे? विशेष क्षेत्र पर निवास करते होंगे। इनकी कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिटी होगी। क्या होगी? आइडेंटिटी होगी, है ना। उनकी कुछ विशेष क्या होगी? पहचान होगी, जिसके कारण से ये जनजातियां कहला रही है। ठीक है, उसी में से आज हम लोग क्या देखेंगे? अबूझमाड़िया जनजाति देखेंगे, जो विशेष रूप से हम ये जानते हैं कि विशेष पिछड़ी जनजाति ग्रुप, है ना, या समूह में आता है। किस में आता है? विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में। इसे हम पीवीटीजी ऐसा ग्रुप भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, क्यों कहते हैं? इसके पीछे का रीजन को समझना कि ये इसका अगर हम लोग बैकग्राउंड पे जाएं, इतिहास पे जाएंगे, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अगर भारत भर में किसी युद्ध का या किसी के विद्रोह का अगर सामना किया होगा तो किनका था? जनजातियों का था। किनका था? जनजातियों का। तो आदिवासी विद्रोहों को ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया है? देखा है, या सबसे पहले आदिवासी विद्रोह को ही झेला है उन्होंने, है ना। अब जब आदिवासी अपने क्षेत्रों पर क्या हो गए, एक जगह पर एकत्रित या एक जगह पर सामुदायिक तौर पर रहने लगे, तो अंग्रेजों का भी यह मत था कि उनको वैसे ही छोड़ दिया जाए। बाद में जब 1951 के समय पे जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बोले बने, तो भी उन्होंने कहा था कि जो जनजातीय जो समूह है वो अपनी जो दिनचर्या, अपने जो क्रियाकलाप में लगा हुआ है उसे छेड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करके। ठीक है, एक पंचशील समझौता भी एक होता है, जब हम उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति का मतलब यह होता है कि जो सामाजिक, आर्थिक रूप से, है ना, और राजनीतिक रूप से इनकी अपनी व्यवस्थाएं होंगी, वो अलग है, लेकिन जो बाकी आम दुनिया से, आम समाज से पिछड़ी हुई हैं, ऐसी जनजातियों को क्या कहा जाता है? विशेष पिछड़ी जनजातियां कहा जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ प्रमुख प्रमुख है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी जो जो जहां जहां जनजातियां पाई जाती है वहां पर विशेष पिछड़ी जनजातियां लिस्टेड हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिस्टेड है? राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति ही क्या करता है? अधिसूचित करता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कुछ विशेष जनजातियां जो पहले, हालांकि जो भारतीय लिस्ट में भी है ना, उसको अब वो 5 अलग, और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी अलग विशेष पिछड़ी जनजातियों को लिस्टेड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा है वो 5? सबसे पहला आता है कौन सा? अबूझमाड़िया। कौन सा आता है? अबूझमाड़िया। दूसरा बैगा। तीसरा आपका पहाड़ी कोरवा। चौथा बिरहोर। और पांचवा आपका कमार। ये मध्य प्रदेश में भी है, ध्यान में रखना। इसमें से कुछ है ना, भारिया वगैरह इसमें नहीं है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ज्यादा वो, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजाति में, लेकिन मध्य प्रदेश में वो लिस्टेड है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, हमारे यहाँ बैगा को क्या कहा जाता है? आदिवासी का दत्तक पुत्र, सॉरी, राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र। किस जनजाति को? बैगा को। ठीक, इसके ये क्या है? भारत सरकार के द्वारा या फिर राष्ट्रपति की सूची में जो निर्धारित है वो क्या है? ये 5 जनजातियां हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में गिनी जाती है ना। पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं, पीवीटीजी। ठीक है, ध्यान रहेगा।
और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो लिस्टेड की गई है, या छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो दो जनजातियां बताई गई वो कौन थी? पंडो और दूसरी है भुंजिया। ठीक है, तो ऐसे लगभग 7 जनजातियां हमारे यहाँ हैं जिसको हम लोग पीवीटीजी ग्रुप में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इनके लिए विशेष रूप से इनके विकास के लिए क्या बनाया जाता है? इन प्राधिकरण भी बनाया जाता है। ठीक है, ताकि इनका पर्टिकुलर क्या किया जा सके? डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, विशेष विकास के दिशा में, या इन्हें कहना चाहिए कि आम या मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनके लिए अलग से क्या भी किए गए हैं? सरकार के द्वारा प्रावधान भी किए गए हैं। समझ में आया? ठीक है, तो आज हम लोग किसको देखेंगे? सबसे पहला अबूझमाड़िया को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लाइन से बैगा, पहाड़ी कोरा, बिरहोर और कमार, ऐसे पहले 5 ट्राइब्स को हम लोग पहले देख लेंगे। उसके बाद फिर जो रिमेनिंग जो ट्राइब्स है, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति जो आती है भारत भर की, और छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, फिर वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले किसको देखेंगे? अबूझमाड़िया। ठीक है, तो अबूझमाड़िया के विषय में जनरली सामान्यतः यह भी कहा जाता है कि अबूझ मतलब जिसका ज्ञानी नहीं है ना, जिसका क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। तो अबूझमाड़िया के विषय में क्या क्या होता है? ऐसे ही दिखते हैं, आजकल थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम हो गए हैं इन लोग, है ना। पहले थोड़ा सा कम कपड़े पहनना, और जब बेरेल एल्विन वगैरह ने इन पे क्या किया था? रिसर्च किया था। हालांकि मुरिया और माड़िया पे ज्यादा किया, माड़िया ही समुदाय से कुछ जो पार्ट है या कुछ लोग जो है और भी माड़ के अंदर एरिया में चले गए। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो भी बताता हूँ, किस क्षेत्र में इनका संकेंद्रण है, मतलब कि जिस क्षेत्र में इनकी बसाहट है वो कहाँ है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये जो ध्यान में रखना, ये अबूझमाड़िया जो जनजाति है आज भी इनके संरक्षण के लिए विशेष रूप से कार्य हो रहा है। ठीक है, इनके एरिया में आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के घुस भी नहीं सकते हो, है ना। वहां पे बाकी जो डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस वहां पे कर रही है, जिस तरीके से गवर्नमेंट वहां पर कार्य कर रही है, तो उन सब चीजों के लिए क्या है? पहले से ही नियम तय है कि इन इन क्षेत्रों पर ये कार्य किया जाए, चाहे शिक्षा के लिए, पेयजल के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, और उनके हाट बाजारों के लिए, उनके मूल सांस्कृतिक ढांचों के लिए, वो सारी चीजें क्या है? पहले से तय की गई हुई है। आप आम नागरिक, जैसे आप बोलोगे कि मैं अबूझमाड़ में चला जाऊं या ओरछा ब्लॉक वगैरह में चला जाऊं, तो आसानी से आपको वहां पे एंट्री करने ही नहीं देंगे। पहले ही बैरिकेड लगा के क्या किया गया रहता है? रास्ता बंद किया गया रहता है, आम नागरिक जा नहीं सकता। ये ध्यान में रखना। उसके लिए क्या लगता है? विशेष परमिशन लगती है। और जैसे मान लीजिए मैं रिसर्च करने जाऊंगा, एक अगर आप रिसर्चर हो, तो एज अ रिसर्चर आपके पास परमिट होना चाहिए, आपके पास उसका क्या होना चाहिए? आदेश होना चाहिए कि आप वहां पर क्या करोगे? एंट्रेंस करके सिर्फ रिसर्च करके आओगे। वहां पे किसी प्रकार की कोई दूसरी गतिविधियां वहां पर नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इनके परिचय में क्या कहा जाता है कि अबूझमाड़िया माड़िया जनजाति की एक शाखा है जो कि मुख्य रूप से दंडकारण्य के पठार की अबूझमाड़ की ऊंची पहाड़ियों में निवास करती है। तो नारायणपुर का जो एक माड़ वाला जो एरिया है, जिसको हम लोग अबूझमाड़ की पहाड़ियां कहते हैं, ऐसे क्षेत्रों पे इनका क्या है? निवास है। और बेसिकली हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के नीचे का जो भाग है, जो हमारा दक्षिण का जो एरिया है, वो कंप्लीट दंडकारण्य प्लेटू में आता है, दंडकारण्य का पठार में आता है। ठीक है, उन्हीं क्षेत्रों या उन्हीं पठारी क्षेत्रों में जहां पे अबूझमाड़ की पहाड़ियां हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर इस जनजाति का क्या है? निवास है। ठीक है, और बहुत लंबे समय तक वो क्या की गई है? आइडेंटिफाई नहीं की गई है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में किसी को घुसने तक नहीं देते थे। कई अंग्रेजों ने और कुछ अधिकारियों ने अपने, हम जब प्राचीन हम जब इतिहास के पन्नों की तरफ जाएंगे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए या बाहरी लोग जब प्रवेश करने का प्रयास किए, तो भी इनके विरोध को उनको झेलना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि उनके एरिया में घुस नहीं सकते थे, ऐसे तीर धनुष लेके खड़े हो जाते थे। ठीक, अबूझ और माड़ शब्द से मिलकर अबूझमाड़ बना है। अबूझ का तात्पर्य है बूझा नहीं सकना, तथा माड़ शब्द की उत्पत्ति, या माड़िया भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति गोंडी शब्द के माड़ से हुई है। किससे हुई है? माड़ से, जिसका अर्थ जंगल होता है, माड़ क्षेत्र बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जनरली एक वर्ड आप लोग बार बार सुनते होंगे कि जो बाहुबली वाला जलप्रपात के बारे में सुने हो, छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात है वो? अरे बाहुबली का जलप्रपात नहीं सुने हो यहाँ पे? चित्रकूट में कहाँ बाहुबली हुआ था? हाँ, माड़ क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात है? अब इसको बताना पड़ेगा तुम लोग को, लग रहा है। हाँ, हांदावाड़ा। चलो बताया। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? हांदावाड़ा का जलप्रपात, जो माड़ के एरिया से लगता है, सघन वनों से घिरा हुआ है,
है ना। रास्ते अभी तो खैर हांदावाड़ा के लिए जाने के लिए बना दिया गया है, लेकिन पूरा जो क्षेत्र है पूरा किससे घिरा हुआ है, सघन वनों और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है ना, माड़ का क्षेत्र। तो ये माड़ का जो क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र, अर्थात जंगल में जो निवास करने वाला है वो क्या है, माड़िया है। क्या है, माड़िया है, ऐसा तात्पर्य लगाया गया। अबूझ का मतलब जिसका बूझा नहीं जा सकता, मतलब जो क्या है, जो पहेली है, ठीक है, जिसको क्या नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, अब तक बूझ नहीं पाए, उसको परख नहीं पाए, समझ नहीं सके, तो ऐसा, तो अबूझ माड़िया ऐसे शब्द का क्या हुआ है, दोनों मिलकर अबूझ माड़िया टाइटल ऐसा बना है, ऐसा हम मानते हैं भाई। इस तरीके से क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं जो इतने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या मानव शास्त्री जो है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ठीक। अतः बूझा नहीं जा सकने वाले जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में निवासी जो है वो क्या कहलाते हैं, अबूझ माड़िया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अबूझ माड़िया। ठीक है, जिनको क्या नहीं किया गया है, अब तक बूझा नहीं गया है, जिनको अब तक परखा नहीं गया है, जिनको अब तक क्या नहीं किए गए हैं, उनको समझ नहीं सके हैं लोग, ऐसा मानते हैं। ठीक है, इसलिए जहां जिन तक हम पूरी तरीके से नहीं पहुंचे, ऐसा कहना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, आपके अबूझ माड़िया। ठीक है, क्योंकि बहुत उनको क्या रखा था, जैसे अंडमान वगैरह भी क्षेत्र है, अंडमान है, निकोबार का क्षेत्र है, तो अंडमान भी जाएंगे तो अभी अभी क्या किया गया है, उनके क्षेत्रों को थोड़ा सा संरक्षित रखने के लिए उनके क्षेत्रों में घूमने की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। अब वो थोड़ा सा बाहरी कहना चाहिए कि जो प्रदेश है, राज्य है, या बाहरी लोगों से या बाहरी संस्कृति के लोगों से थोड़ा से अब क्या हो रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, या थोड़े से उनसे क्या हो रहे हैं, तालमेल बना रहे हैं। नहीं तो वो भी अंडमान की भी जनजाति कैसी है, बिल्कुल अपने में क्या है, केंद्रित है। वहां आप क्या नहीं कर सकते हो, जाके अपना एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। उन पत्रकार का नाम नहीं आ रहा, एक महिला ब्रिटिश पत्रकार थी जिन्होंने अब वहां के अंडमान की जातियों के विषय में क्या किया था, अध्ययन किया था। नहीं तो बीच में एक पत्रकार भी घुसने की कोशिश किया, मार के फेंक दिए बाहर उसको, है ना, सीधा समुद्र के किनारे उसकी लाश मिली। अभी क्या है, कुछ जो पर्यटक या टूरिस्ट जो जाते हैं उस क्षेत्रों में, तो वो गाड़ियों में केज में ऐसे बंद रहते हैं, और बाहर वो जितने भी ट्राइबल लोग होते हैं उनके लिए वो फूड वगैरह या कपड़े वगैरह ऐसा थोड़ा सा ऐसा देने रहते हैं उन लोग, तो उसको भले वो कलेक्ट करके ले जाते हैं। अब वो क्या है, उनके दैनिक दिनचर्या में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि ये जो आप आज का जो स्वरूप देख रहे हो अबूझ माड़ियों का, ये ऐसा नहीं होता था पहले। ठीक है, मैं बताऊंगा उनकी वेशभूषा किस तरीके से होती थी। एक क्या है, पुरुष जो है ना लंगोटी बांध के वो रहता था, और साड़ी को क्या है नीचे घुटने से ऊपर लेकर आके आधे को लपेटा जाता था। ठीक है, अधिकतर स्त्रियां और युवतियां जो है वो क्या है, ऊपर के वस्त्र को भी क्या नहीं करती थी, पहनती नहीं थी। लेकिन पर संस्कृतिकरण में, या कहना चाहिए कि जब अलग संस्कृति से या दूसरे संस्कृति के लोगों से जब हम क्या आए हैं, संपर्क में आए हैं, तो उनको देखते हुए हमारा भी क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। हम भी क्या आए हुए हैं, हमारी संस्कृति में भी थोड़ा ना थोड़ा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। परंतु हमारी जो मूल सांस्कृतिक विशेषता है जिसके कारण हम जाने जाते हैं, उसको आज भी हम क्या कर रहे हैं, जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी इनकी भी मान्यता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये अबूझ माड़िया कहलाते हैं, क्योंकि ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में बूझा नहीं जा सका है, और उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, या माड़ के क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग हैं, वो अबूझ माड़िया कहला रहे हैं। क्लियर है, इनके विषय में समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं अपन लोग। अगला जो है ना, इनका जो क्षेत्र है, अबूझमाड़िया जनजाति शहरी व ग्रामीण समाज से पृथक अबूझमाड़ के क्षेत्र के गहन वन और पहाड़ों से परिपूर्ण प्राकृतिक परिवेश में निवास करती है। जैसे कि हम लोग क्या किए अभी थोड़ी देर पहले, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके कि वो कहाँ रहती है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर जंगलों की ओर या माड़ के क्षेत्रों में वो रहती है। ठीक है, अब माड़ जब भी बोलूंगा तो समझ जाओगे ना माड़ क्या होता है। अबूझमाड़ क्षेत्र को मेटाभूम अर्थात पर्वतीय भूमि तथा स्वयं को मेटा कोइतोर अर्थात पर्वतीय भूमि के निवासी ऐसा कहते हैं। एक वर्ड आया क्या, कोइतोर, क्या वर्ड आया, कोइतोर, है ना। बस्तर में एक वर्ड बहुत अच्छा चलता है कि हम कोइतूर है ना, क्या कहते हैं, कोइतूर। आदिवासी या गोंड समाज के लोग या मुरिया और माड़िया लोग स्वयं को कोइतूर बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, कोइतूर का मतलब भी मैं बाद में और जब जहाँ पे आएगा वहां पे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी बताता हूँ, जो कोया की संतान है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कोइतूर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोइतूर। तो ये जो पर्वतीय भूमि यानी कि जो माड़ वाले क्षेत्रों में, जिसको लोग मेटाभूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाभूम, गोंडी वर्ड है ना, तो मेटाभूम जहां पर्वतीय भूमि में रहने वाले स्वयं को क्या कहते हैं, वो लोग कोइतूर कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कोइतूर, है ना, मेटा कोइतूर। हम लोग क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले कोया हैं, ऐसा टाइप का वर्ड है।
ठीक है, तो ये कोयतुर शब्द जो है ना ज्यादा पॉपुलर वर्ड भी है उस क्षेत्र में। जैसे हम जाएंगे बस्तर में तो है ना, हम लोग भी नन्ना मीना कोयतुर ऐसा टाइप का बोलते हैं गोंडी में। ठीक है, हम भी क्या है, कोयतुर हैं ऐसा। समझ में आया? अपने आप को कोयतुर बोलने में वो लोग क्या करते हैं, गर्व करते हैं। ठीक, अगला हम लोग क्या देखते हैं, इनका संकेंद्रण। ये जो है नारायणपुर है। ठीक है, कौन सा जिला है, नारायणपुर है। अब ये नारायणपुर का कंप्लीट जो एरिया है, जिसमें हम लोग अगर बात करेंगे ओरछा ब्लॉक की, किसकी, ओरछा, तो ओरछा ब्लॉक में निवास करने वाली जो जाति है, जो पूरा माड़ का जो एरिया है, तो इस माड़ के एरिया में निवास करने वाली जो जनजाति है वो अबूझ माड़िया है। जैसे यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप लोग, नारायणपुर बीजापुर दंतेवाड़ा जिले के अबूझ माड़ क्षेत्र में निवासरत है ये जनजाति, है ना। कौन से क्षेत्र में, अबूझ माड़ के क्षेत्र में, क्योंकि एक बाउंड्री भी लगती है उधर अलबाका वगैरह की पहाड़ियां वगैरह है बीजापुर वगैरह में, तो बीजापुर का कुछ जो बाउंड्री और इधर दंतेवाड़ा का बारसूर वगैरह होते हुए एक रूट निकलता है जो हांदावाड़ा के जलप्रपात तक जाता है। तो हांदावाड़ा का जो जलप्रपात है वो वहां से पूरा माड़ का एरिया चालू हो जाता है। ठीक है, जो बेसिकली किस में आता है, आपका नारायणपुर में आता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जो हांदावाड़ा जलप्रपात है वो नारायणपुर में है कि दंतेवाड़ा में है, ऐसा करके, क्योंकि वो बाउंड्री के पास है थोड़ा सा। ठीक है, इंद्रावती नदी क्रॉस करेंगे फिर हमारा क्या मिलता है, वो हांदावाड़ा का जलप्रपात मिलता है। ठीक है, तो वो जो क्षेत्र है हमारा, वो बेसिकली कहना चाहिए कि हांदावाड़ा का जो क्षेत्र है ना, वो किस में भी आता है, थोड़ा सा आपका ये नारायणपुर में आता है ना, माड़ का एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, माड़ क्षेत्र में। नारायणपुर जिले के ओरछा विकास खंड को अबूझ माड़ का प्रवेश द्वार माना जाता है। आप जब भी नारायणपुर जाएंगे तो नारायणपुर से आप जब बस स्टैंड वगैरह से क्रॉस करते हुए जब आगे निकलेंगे तो एक ओरछा के लिए एक रास्ता कटा हुआ है। रोड आज भी बहुत खराब है ना, जो लोग बताते हैं जिस तरीके से, है ना। ओरछा मेरे जाना नहीं हुआ, नारायणपुर तक का ऐसे जाना हुआ है मेरा, ओरछा के लिए परमिशन नहीं है मेरे पास। और ओरछा में जो रामकृष्ण मिशन वगैरह जो काम कर रहे हैं आश्रम के लोग, उनका आना जाना वहाँ पे रेगुलर रहता है। तो वो लोग, उनका ये कहना था कि जब भी ऐसा कुछ जाना होगा तो वहाँ पे जाने के लिए परमिट हम लोग आपको करवाएंगे, ऐसा करके। तो ऐसा जब भी मेरा मन है कि एक बार यहाँ पे इस क्षेत्र में जाऊँ तो उन्हीं के माध्यम से ऐसा जाऊँगा मैं। तो वहाँ पे रामकृष्ण मिशन, उस आश्रम का भी बहुत बड़ा योगदान है वहाँ के बच्चों को क्या करने में, सिखाने में, उनके कहना चाहिए कि शिक्षा से लेकर खेलकूद से लेकर हर चीज़ में उनको आगे रखने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। रामकृष्ण मिशन को इसीलिए वीर नारायण सिंह सम्मान से भी, राज्य अलंकरण से भी पुरस्कृत किया गया है एक समय में। ठीक है, तो जैसे अभी आप लोग को ये याद होगा, इंडियाज गॉट टैलेंट में अबूझ माड़ मलखम एकेडमी क्या आया, विनर हुआ। ठीक है, वो कहाँ से था, यहीं से। ठीक है, नारायणपुर से। ठीक है, उनका पूरा एक ग्रुप है, छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप है, जो पूरी अच्छी मलखम एकेडमी वहाँ पे स्टेब्लिश हो चुकी है। रामकृष्ण मिशन आश्रम का वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव है, और अच्छे तरीके से वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, बच्चों को हॉस्टल में रख के उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी क्या करते हैं, उन लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, मिशन का काम वहाँ उस क्षेत्र में बहुत अच्छा है, जो जनजातीय बच्चों को क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पर। उनकी शैक्षणिक जीवन और उनके आगे के भविष्य के लिए भी चिंता अच्छी चल रही है वहाँ पर। मतलब वो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मानता हूँ मैं उस क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो यह क्षेत्र सघन वन और दुर्गम पहाड़ियों से आच्छादित है। जो ओरछा ब्लॉक से आप सीधा निकलोगे माड़ का एरिया, वो पूरे चारों तरफ आपको ज्यादा क्या मिलेंगे, सघन वन और घाटियां और पहाड़ियों वाला पूरा क्या मिलता है, कंप्लीट क्षेत्र मिलता है। ठीक है, तो ये इनका परिचय, उनका निवास क्षेत्र की जहां वो रहते हैं यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? अगला जो है, अब इसके विषय में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, या अबूझ माड़िया कैसे आए, है ना। तो इसके विषय में कुछ जो किंवदंतियां हैं, या जिन विषयों को हम लोग किस में जोड़ते हैं, सामान्यतः इतिहास से भी जोड़ लेते हैं। किंवदंती होता क्या है, सबसे पहले किंवदंती एक ऐसी कथा या कथानक होते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि यह किसी सत्य घटना पर आधारित होगी। सुनने में किसी कहानी और हो सकता है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप की लगती है, जिसमें थोड़ा सा क्या है, हास्यपन भी है ना। लेकिन वह क्या होता है कि यह जो किंवदंतियां जो होती हैं, वह इतिहास को लिखने में या इतिहास को आगे चलाने में क्या होती है, सहायक होती हैं। इसलिए हम उसको इतिहास का हिस्सा भी मानते हैं कभी कभी। तो अबूझमाणियों की उत्पत्ति के विषय में भी ऐसे ही कुछ किंवदंतियां प्रसिद्ध है। इसमें यह कहा जाता है कि अबूझमाणी जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अभिलेख या साक्ष्य कोई भी हमको प्राप्त नहीं है कि यहाँ से ये पर्टिकुलर ये जनजाति यहाँ से आई होगी, है ना, इस क्षेत्र में निवास की होगी,
ऐसा कोई उसका अभिलेखीय साक्ष्य हमारे पास नहीं है, या पर्टिकुलर किसी जनजाति से टूटकर वो आ गई, ऐसा भी हमको नहीं मिलता। लेकिन अब किंवदंतियों में क्या मिलता है, तो इसमें ये मिलता है कि बस्तर के माड़िया गोंड समुदाय का एक प्रेमी युगल, ठीक है, ये प्रेमी युगल उधर बहुत मिलते हैं बस्तर में, ठीक है, मेरे को छोड़ के, है ना। तो जो प्रेमी युगल है वो सामाजिक भय से वहां से भागकर अबूझमाड़ के घने जंगलों एवं दुर्गम पहाड़ियों में जाकर बस गए, इन्हीं के वंशज अबूझमाड़िया कहलाए। वैसे जगह में जाके चले छुप गए जहां पे इनको इनका डर ना हो, माड़िया गोंड लोगों का, ठीक है। माड़िया लोगों पर सबसे ज्यादा काम करने वाले मानव शास्त्री हैं, उनका नाम है ग्रिक्सन, ठीक है, जॉन ग्रियर्सन, है ना, उनका है, जिन्होंने किताब भी लिखी थी दी मारिया गोंड ऑफ बस्तर, ठीक है, फेमस किताब है उनकी। फिर मुरियाओं पे, उन्हीं जो कि गोंड की उपजनजातियों में गिनी जाती हैं ये भी, तो एक होती है मुरिया, तो मुरिया लोगों पर काम किया वेरियर एल्विन ने, ठीक है, और भी लोगों ने काम किया है, लेकिन प्रसिद्ध तौर पर हम लोग वेरियर एल्विन को ज्यादा पढ़ते हैं। अब उसने जिस तरीके से अवलोकन किया उस चीजों को उसने लिखा है वेरियर एल्विन ने, द मुरिया एंड देयर घोटुल, मुरिया मर्डर एंड सुसाइड, ये सब उसी की किताबें हैं। घोटुल के विषय में सबसे पहले पूरे विश्व को बताने वाला वेरियर एल्विन ही है, ऐसा, ठीक है। इनमें भी घोटुल का वो होता है, प्रभाव होता है, लेकिन किस तरीके से होता है उसको अलग रूप में हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पे समझना कि जो एक प्रेमी जोड़ा जो था, युगल जो था, वो यहाँ से क्या हो गया, निकल गया अपने जो मुख्य समुदाय था, या कहते हैं कि जो माड़िया जो समुदाय था वहां से निकलकर सामाजिक भय से वो लोग कहाँ छुप गए, अबूझमाड़ के क्षेत्र में छुप गए, और वहां पर उनके जो वंशज हुए वो क्या कहलाए हैं, अबूझमाड़िया कहलाए हैं। ये क्या है, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत की गई किंवदंतियां हैं। अब जो भी क्षेत्र रहा होगा या जो भी विषय रहा होगा, हम ये भी मान सकते हैं कि माड़िया समुदाय का कुछ जो भाग होगा, ये एक हिस्सा जो होगा वो अलग होकर हो सकता है अबूझमाड़ के क्षेत्र में चला गया होगा, या जो माड़ के जो सघन क्षेत्र में चला गया होगा और वहीं पे अपनी बसाहट करना प्रारंभ कर दिया होगा। या क्योंकि ये लोग भी कैसे रहते हैं, कबीलाई तौर पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, कबीलाई, क्योंकि जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से, चाहे हम वैदिक समय से भी हम बात करेंगे, तो वो किस प्रकार का समुदाय होता है, कबीलाई व्यवस्था वाला समाज होता है। कैसा समाज होता है, कबीलाई व्यवस्था वाला समाज होता है, ये ध्यान में रखना। तो अगर वो स्विच करके यहाँ से एक पार्ट अलग होकर वो अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि माड़ियाओं में एक अबूझ माड़िया और दूसरा दंडामी माड़िया, ऐसे दो प्रकार की जनजाति पाई जाती है। उनका एक पर्टिकुलर क्या, दंडामी का भी मैं बताऊंगा बाद में जब आएगा वहां पे माड़ियाओं के साथ में, और एक अबूझ माड़िया, क्योंकि इनका पर्टिकुलर एक अलग आइडेंटिटी और विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में क्या हो गए हैं, इंगित हो गए हैं ये, या इनको इस रूप में इंडिकेट किया जाता है, जाना जाता है ना। कारण यह कि बहुत लंबे समय तक ये क्या हो गए हैं, बाकी मुख्य धारा से अलग रहे हैं, इसलिए विशेष पिछड़ी जनजातियों में है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इनकी जनसंख्या अगर हम लोग देख रहे हैं तो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से इनकी जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 23,330 इनकी जनसंख्या है। कितनी है, 23,330 इनकी जनसंख्या है, जिसमें पुरुष जो है 11,458 और महिलाएं कितनी हैं, 11,874, ठीक है। अधिकतर ध्यान में देना कि महिलाओं की, यहाँ पे एक मुख्य रूप से बात आप ध्यान में रखना कि जनजातीय समुदायों में महिलाओं की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी। जनसंख्या क्या मिलती है, अधिक मिलती है। कारण क्या है इसका, मेरा ना पीएचडी का वाइवा वो हो रहा था ना आरडीसी के समय का, क्योंकि मैं जिस पे काम कर रहा था उसमें एक चीज महिला का बहुत बड़ा उसमें इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन पे ही मेरा रिसर्च टॉपिक है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन कहा था कि बस्तर में महिलाएं इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ठीक है, पूछा था, एक प्रश्न पूछा था इंटरव्यू में। तो उन्होंने पूछा कि मतलब वो जानना चाह रही थी कि क्यों क्यों महिलाओं को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, कि और उस क्षेत्र में महिला सबसे ज्यादा क्यों है ऐसा। आप ध्यान रखिएगा कि पूरे वर्तमान समय में या आधुनिक समय में भी, या आधुनिक दौर में भी, ठीक है, इन प्रेजेंट सिनेरियो, जितना समझदार जनजातीय समुदाय है उतना समझदार आज का शहरी और जितना आधुनिक तौर पर भी जो विद्वान बन चुका है पढ़ लिख कर, वो समुदाय भी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि सबसे पहले, है ना, जो हम ये मान के चलते ना, जो जनरली आजकल के दौर में भ्रूण हत्या लगातार हो जाती है ना, बेटी जन्म ले रही है तो नहीं, बेटी नहीं होनी चाहिए, ये जिस तरीके का एक अलगाव खींचा गया है ना, या जो लिंग भेद जो किया जाता है ना, वो आज का आधुनिक समाज कर रहा है, जनजाति समुदाय नहीं करता। और यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा महिला होने के या सबसे ज्यादा बेटियां जन्म लेने का मेन रीजन क्या है, वहां पे भ्रूण हत्या नहीं होती है जनजातीय समाज में, और इसलिए महिलाओं की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। वहां जो लिंगानुपात आप पाओगे तो प्रति 1000 पुरुष आप प्लस में ही पाओगे, माइनस में नहीं पाओगे, है ना। लिंगानुपात कैसे नापते हैं, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुषों में वहां महिलाओं की संख्या आप देखोगे ज्यादा ही मिलेगा, कहीं 1020 मिलेगा, 1022 मिलेगा, 1048 मिलेगा, 38 मिलेगा, लेकिन उससे कम नहीं मिलता है आपको, क्योंकि इन जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पे महिलाओं का सम्मान, बेटियों का सम्मान किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जनजातीय समुदाय जो है सबसे अवेयर क्या है, समुदाय है ना, सबसे ज्यादा जागरूक समुदाय, ऐसा मानते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि उनका कल्चरल इंपैक्ट भी उस तरीके से ना, बेटियों को उस तरीके से लालन पालन भी किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जो लिंगानुपात है वो कितना है, लगभग 1000 इनका 36, मैंने बोला ना कि वो महिलाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। यहाँ पर परिवार कितने हैं, लगभग 4786, और ये जो डाटा बता रहा हूँ ये डाटा जो है TRI का डाटा है ना, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का डाटा है पूरा, ठीक। और ग्राम कितने, 249 गाँव है माड़ क्षेत्र में, कितने गाँव है, 249, ठीक है। और साक्षरता की दर क्या है, 29.8%, ठीक है। इसीलिए इन क्षेत्रों को, इन जिलों को, जैसे नारायणपुर के जिले में ये आ रहा है, बीजापुर का कुछ पार्ट भी है, दंतेवाड़ा के बॉर्डर पे है, तो इन क्षेत्रों पे, है ना, हालांकि ध्यान में रखना कि बीजापुर और दंतेवाड़ा में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ उसका क्या है, लगा हुआ सीमा है अबूझमाड़ का क्षेत्र, ये ध्यान में रखना बस। तो यहाँ पर जो लिटरेसी रेट जो है वो क्या है, आपकी कम है, ज़्यादा स्कूल नहीं जाते, है ना, ये अपने पारंपरिक अध्ययन को ही ज़्यादा क्या समझते हैं, उत्तम समझते हैं। लेकिन अब इनके डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम चल रहे हैं, कुछ मिशनरी कह रहा था, सॉरी, मिशंस काम कर रहे हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन है, फिर सरकारी स्कूलों की स्थापना हुई है। तो वहाँ पर अब क्या किया जा रहा है, 100% अटेंडेंस, रिजल्ट, और उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही कि वो फेल ना हो, लगातार क्या हो, वो उनका क्लास बढ़ता रहे, है ना, उनकी कहना चाहिए कि उनकी शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर अब लगातार हो रही है, सिर्फ इनकी साक्षरता दर को बढ़ाने। पुरुषों में साक्षरता दर 35.97% है, और महिलाओं में साक्षरता दर कितना है, 24.04% है। और भारत सरकार की नीति आयोग के द्वारा इन क्षेत्रों को आकांक्षी जिलों में भी शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है, आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है, ताकि यहाँ पर शैक्षणिक, है ना, यहाँ साथ में आर्थिक, ऐसे सारे विकास हो सके इन क्षेत्रों पर। और कारण क्या है कि यहाँ पर निवास करने वाली, या बस्तर के 7 जिले सभी जो गए हैं आकांक्षी जिलों में शामिल हैं, और का मूल कारण क्या है कि बस्तर के जनजातीय समुदाय और बस्तर के जनजातीय क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करेंगे कि जो दंतेवाड़ा में एक डेनेक्स फैक्ट्री ओपन हुई, है ना, दंतेवाड़ा नेक्स्ट ऐसा करके, है ना, उसको डेनेक्स बोलते हैं, उसको ब्रांड का नाम है। वहाँ पर जो वहाँ महिलाएं हैं उस क्षेत्र में रहने वाली, उन महिलाओं को अच्छा रोजगार मिला, लगभग 300-400 महिलाओं को रोजगार मिला। कारण क्या है उन 300-400 महिलाओं को रोजगार मिलने का, क्योंकि वो जो कपड़ा या टेक्सटाइल जो फैक्ट्री ओपन हुई, वहां पर जो बनने वाले जो कपड़े हैं उसको बड़े बड़े ब्रांड की कंपनियों ने अपना लेबल लगवाकर उनको मंगवाया, ठीक है, अब समझ सकते हो आप उसको। तो वो सारे कहाँ, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड बन के वो कपड़े क्या होंगे, यहाँ से जाएंगे। तो किसका विकास हुआ, क्षेत्र के साथ साथ उन महिलाओं का भी विकास हुआ, तो यानी कि व्यक्ति का विकास होगा, है ना, उन क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र का भी विकास होगा। तो यह प्रयास है कि इन क्षेत्रों पे जो जनजातीय जो समुदाय है, वह जनजाति समुदाय भी अपने आर्थिक स्तर को क्या करे, लगातार सुदृढ़ करे, और अपनी मूल संस्कृति को भी बनाए रखे, ये मूल प्रयास है। क्योंकि वो क्या है, जनजाति है, तो जनजातियों की अगर मूल संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी तो जनजाति नहीं कहलाएगी, ठीक है, क्या नहीं कहलाएगी, वो जनजाति नहीं कहलाएगी, क्योंकि पर्टिकुलर किसी ना किसी चीज से लिए जाना जाता है वो। अगर आदिवासी महुआ का सेवन करता है ना, तो आदिवासी है, ठीक है। अगर वो महुआ का सेवन बंद कर दे एकदम, या महुआ से उसका कोई लेना ही देना छूट जाए, उसका जंगल से उसका लेना देना छूट जाए, तो वो आदिवासी रहेगा क्या,
नहीं। तो इसीलिए आदिवासियों की पहली प्राथमिकता अपनी संस्कृति, अपना क्या होता है, अपना वन होता है, अपना जंगल होता है, ठीक है, और अपना कुटुंब जो अपना उनका परिवार है, ठीक है, जिससे वो जुड़ा हुआ है। और उससे भी जुड़ता कैसे, वो आध्यात्मिक तौर पर जुड़ता है। हम अपने पुरखों को भूलते नहीं हैं, ये मेन उद्देश्य होता है एक आदिवासी, समझना। इस तरीके से क्या होता है, आदिवासी अपनी मूल संस्कृति को आज भी जीवित रखने में क्या है, सक्षम है। समझ में आया यहां तक? आगे बढ़े। इनकी बसाहट कैसी होती है, रहन सहन कैसे होते हैं, अब हम लोग जानते हैं बेसिकली। जनरली ना एक चीज देखना कि बस्तर में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना महिलाओं को दी जाती है। उसका कारण क्या है कि पुरुष जो है वो तो थोड़ा सा हल्का हल्का लिटिल लिटिल लेने के बाद इधर उधर घूमना ज्यादा चालू करते हैं। इसीलिए ये जनजाति जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति की जाती है। कैसी है? घुमक्कड़, मतलब घूमते ज्यादा है इन लोग, ठीक है। खेती वेती करेंगे, पहले यहाँ खेती कर ली, फिर वहां खेती कर ली। स्थानांतरित कृषि का इन पे ज्यादा क्या है, प्रभाव मिलता है हमको, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र भी है वैसा, है ना। महिलाएं ज्यादा आपको बाजार में दिखेंगी, ठीक है। मुझे कोई ये बता सकता है क्या कि भारत का एकमात्र महिला बाजार कहाँ पे है, सबसे समृद्ध? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में महिला बाजार है पूरा कंप्लीट, उसका महिलाएं क्या करती हैं, संचालन करती हैं, है ना। मैतेई समुदाय की महिलाएं हैं वहां पर, पूरा उसको मणिपुर का वो क्या करती हैं, मार्केट को चलाती हैं वहां पर, ठीक है। आप बस्तर भी आ जाओ तो यहाँ पर भी सर्वाधिक आपके हाट बाजारों में अगर किसी की संख्या दिखेगी तो किसकी होगी, महिलाओं की होगी। किसकी होगी? महिलाओं की, क्योंकि पुरुषों का क्या लेना देना है ना। वही वाला हिसाब, लिटिल लिटिल लेके थोड़ा सा, है ना, रुमझुम, है ना, बरसा सावन टाइप का निकल लेते हैं, थोड़ा सा उसी मूड में रहते हैं वो लोग। तो स्त्रियां ही क्या दिखती हैं हमको, हाट बाजार में भी ज्यादा दिखती हैं, घर को भी संभालती हैं और घर की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी इंतजाम कर लेती हैं। वनोपज का संग्रहण करना, चाहे वो आम हो, इमली हो, महुआ हो, तेंदुपत्ता हो, टोरा हो, सब, इन सब का संग्रहण कौन करती है? महिलाएं करती हैं। आप पूरे भारत भर में इस चीज को देख लेना कि रोपा लगाने का काम सबसे ज्यादा कौन करते हैं? महिलाएं करती है। खेतों में सबसे ज्यादा आप किसको देखोगे रोपा लगाने के लिए? महिलाओं को, क्योंकि झुक के जो काम करना जो रहता है ना, वो सबसे ज्यादा कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। पुरुष नहीं कर सकता, अलाल है, ठीक है, अकड़ के चलता है ना थोड़ा सा। ये नहीं, सीधा वाला बात बता रहा हूं मैं एकदम। अब वही क्या करेंगे, वो पूरा वनोपज संग्रहण करके वो जाके बाजार में किसी गल्ला व्यापारी को बेचेंगे या किसी कोचिया को बेचेंगे, और उसके बाद जो अर्निंग होती है उनसे घर के लिए थोड़ा बहुत कुछ दाल चावल कुछ लेना होगा या सब्जी भाजी लेके वो आते होंगे। बाड़ी में कुछ ना कुछ अपना साग भाजी उगा के रखते हैं उन लोग, और उसको लेके कहाँ आएंगे, बाजार आएंगे, उसको बेचेंगे और कुछ राशन तेल वेल ले जाएंगे। ये उन जनजाति समुदाय का हाट बाजार का इंपॉर्टेंस है। ये उनका कल्चर जो है, या उनका कल्चरल पार्ट हम कह सकते हैं उसको। टोरा इंपॉर्टेंट है, तो टोरा क्या है? टोरा जानते हो कोई? टोरा जानते हो कि नहीं जानते हो रे? हाँ, क्या होता है सुकेश टोरा? महुआ का फल। महुआ क्या है फिर? फूल है ना। महुआ क्या है? फूल है, जिससे क्या बनता है? दवाई भी बनता है। हर समय तुम लोग शराबी बना रहे हो, बदनाम करते हो हम लोग को तुम लोग, हैं, ठीक है। तो महुआ क्या है ना, महुआ के लिए एक बहुत बढ़िया लाइन ना एक अच्छे पत्रकार ने लिखी थी, मेरे बड़े मित्र, अच्छे वो हैं, मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, है ना। तो उन्होंने एक मित्र जैसे मेरे जो बड़े भाई ने, उन्होंने लिखा था कि महुआ जो है ना, वो जंगल भी जलाती है और घर भी जलाती है, ऐसा कर। महुआ जंगल भी जलाती है और घर भी जलाती है, और अगर महुआ को के लिए अगर जंगल ना जलाया जाए ना, तो वो औषधि का भी काम करेगी, ऐसा। तो महुआ औषधि के लिए भी काम आता है, बहुत अच्छे, मतलब उसको सही तरीके से औषधि के रूप में प्रयोग करोगे तो उसके लिए भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको मंद बनाओगे आप लोग या शराब बनाओगे उसका, तो घर भी जलाती है वो। और महुआ को बीनने के लिए ज्यादातर देखिए पतझड़ का समय रहता है, और उस समय क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं और आग फैल जाती है ना, महुआ बीनने के लिए। अब पत्तों में जाके खोज खोज के तो महुआ नहीं बीनोगे ना। तो इसीलिए अब आजकल नया ट्रेंड आया है, गांव में मैंने कुछ नई अच्छी अच्छी टेक्निक देखी कि चारों ओर से क्या करते हैं, महुआ के पेड़ को आजकल कपड़े से ना वैसे लपेट के ना बांध दिए हैं नेट जैसा। अब महुआ उसी में झड़ रहा है, बढ़िया, जाके सुबह उसको कलेक्ट करते हैं। तो अब क्या करते हैं, जंगल को जलाना भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और मेरे यहाँ लगभग लगभग तो 150 महुआ का पेड़ होगा, लेकिन उस क्षेत्र पे ज्यादा मैं घूम नहीं पाता। उसके पीछे का रीजन ये है कि भालू बहुत है, मेरे यहाँ का महुआ भालू खाता है। अब सोचो 150 पेड़ का महुआ निकालूंगा तो कितना होगा, है ना। और सीधा सीधा किसी आबकारी मंत्री को बेचना पड़ेगा फिर।
है नहीं, हालांकि नहीं बेचेंगे अपन। ठीक, समझ में आया। तो इनका देखो रहन सहन कैसा है, बिल्कुल सिंपल सा, तलहटी पहाड़ों की तलहटियों नदियों की घाटियों किनारे सामान्यतः इनके गांव होते हैं। इनकी बसाहट देखो, ये खपरेल का घर भी होगा ना तो लेकिन उनको कितने व्यवस्थित तौर पर ये भूसे मतलब जो वो होता है छीन के पत्तियां आदि है ना या पेरा वगैरह से किस तरीके से व्यवस्थित इनका बाड़ा वगैरह बना रहता है। कभी आप ना इन क्षेत्रों पे जाओगे ना तो इनका ना बाड़ा देखना, मेरे को सबसे ज्यादा सुंदर वही लगता है। उनकी जो घर की बाउंड्री जो बनी रहती है ना, अपना घर का बाड़ा पत्थरों से या फिर लकड़ियों से इतना सुंदर तरीके से बनाया रहता है। इनका रहन सहन बिल्कुल सामान्य और एकदम पारंपरिक परिवेश का दिखता है। ठीक है, इस तरीके से उनका सिंप्लिसिटी जो है ना वो बिल्कुल क्या कर देता है, मन को भा लेता है। ये देखो इनका बाड़ा जो दिख रहा है ना, ये लकड़ियों से पूरा बनाया गया है बाड़ा, सुंदर दिख रहा है, व्यवस्थित एकदम, है ना। ये लंबे समय तक ऐसे रहता है। फिर ज्यादा होता है ना, इसको और सिक्योरिटी देना है ना, एकदम जेड प्लस सिक्योरिटी देनी है अगर, तो यहाँ किनारे किनारे नागफनी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नागफनी। जाओगे ना अधिकतर तो फिर कई कई जगहों पे, मैं भी आज भी देखा हूँ कई बड़े बड़े बाड़े और घर ऐसे बने हुए होते हैं ना जहाँ गाँव आदि में, तो वहाँ क्या करते हैं, ऐसे बाउंड्री किनारे किनारे ना पूरा ना वो कैक्टस या नागफनी लगा देते हैं। और वो फिर वो क्या हो गया, जेड प्लस सिक्योरिटी में आ गया। अब चोर क्या, चोर के अम्मा दादा बाबा बाबा कोई भी नहीं घुस सकता उधर तो। ठीक है, उसके बाद अगर घुसने की थोड़ी सी भी कोशिश की गई तो फिर है ना क्या होगा, आप समझ जाओ। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? आगे बढ़े। निवास स्थान कैसा होता है, घर कैसे होता है, तो समझ लेना। इनके घर 5 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। अब कायदे से जनरली वैसी होता है ना कि मेरा बेडरूम, मम्मी पापा का बेडरूम, फिर किचन अलग, ड्राइंग रूम अलग, हॉल अलग, फिर वो क्या बोलते हैं बालकनी, पोर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे तुम लोग बड़े रईसो लोग का, हम आदिवासियों का घर कैसा होता है देखो, है ना। ठीक है, आज भी अपन लोग चूल्हे की रोटी खाते हैं। किसकी रोटी खाते हैं? चूल्हे की रोटी। तो अब कैसे कैसे होता है, हमारा 5 भाग में हमारा घर बटा होता है। अब सबसे पहला पर्ची, है ना, छत्तीसगढ़ी में पर्ची आज भी बोलते हैं। ये बरामदा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बरामदा। सामने हमारा जो तुम लोग आज के डेट में तुम लोग जिसको पोर्च बोलते हो। ठीक है, उसके बाद अगहा जो बैठक है हमारा, मतलब जहां पे आके बैठते हैं। ठीक, फिर आंगड़ी बोलते हैं जिसको क्या कहा जाता है, रसोई, है ना, जहां अंगार से क्या बनता है या आग जलती है वहां आंगड़ी, वो क्या है, रसोई। लोनू ये संग्रहण कक्ष होता है, देवता का निवास स्थान भी होता है यहाँ पर। बेसिकली जहां अनाज रखने की जगह होती है आदिवासी पर जगह, उसमें घरों में मकानों में, वहां पे देवताओं को अपने पुरखों को भी क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, उनका अंदर का जो स्थान रहता है जिसको यहाँ पे क्या कहते हैं, अभुजमाड़ियों में लोनू कहते हैं। ठीक है, वहां पे अपने पुरखों का वो होता है, कलश जैसा होता है, या फिर त्रिशूल हो गया, छुरी हो गया, या टंगिया हो गया, अलग अलग उसमें चीजों में क्या करते हैं, अपने पूर्वजों का वास देते हैं। मान के समझना कि मेरे जो पूर्वज है, मेरे परदादा परदादा के, फिर उनके 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 ऐसे पूरा पीढ़ी। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं। ठीक है, जनजातियों में ना एक वो चलता है ना, टोंडा मंडा और कुंडा ऐसा बोलते हैं, है ना। टोंडा मतलब जहां से जन्म संस्कार होता है, मंडा मतलब विवाह संस्कार से, और कुंडा मतलब मृत्यु संस्कार। तो जनजातियों में ना जन्म, विवाह और मृत्यु, ये 3 संस्कार का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। किसका? 3 संस्कारों का, है ना, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप लोग के यहाँ भी होता होगा, है ना। आजकल नया नया ट्रेंड आया, मैं बता रहा हूँ ना, आधुनिक समाज जिस ओर जा रहा है ना, वो ना आगे चल के ना बहुत गंदे एकदम रीति रीति पे आएगा। अब उस दिन मेरे को एक न्यूज मैंने पढ़ा, अच्छा पढ़ा, कि साहू समाज ने तय किया है कि उस सगाई पे, वो विवाह पे, वो जबरदस्ती का केक कटिंग कर देना, केक कटिंग बंद किया जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, धमतरी का न्यूज है वो, तो बंद किया जाएगा। वाकई में कल्चर का हमारा था क्या? नहीं, जिस दिन पूजा पाठ दिया बाती ईश्वर को याद करना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए, उस दिन आप केक काट रहे हो, बड़ा गंदा लगता है वो। ठीक है, ये सब तमाशा तो अपने यहाँ नहीं होगा, सीधा खत्म। ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी रीति रीति है, तो ये वाला ये सब नहीं, सब अपने कल्चरल पार्ट पे जाना चाहिए। ठीक, आजकल वो एक पहले होता था घरों में, है ना, महिलाएं आके, बड़े आके, दादी नानी वगैरह सब आके गर्भवती स्त्री को, जिसके क्या होने वाला रहता है, उसका बेबी होने वाला रहता है, उसको क्या देते थे, गोद भराई बोलते थे, या तो उसके लिए पूजा पाठ हवन वगैरह करके उसको आशीर्वाद देते थे। ठीक है, उसको नया ट्रेंड चला है आजकल, बेबी शावर। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, अच्छा नहीं लगता ना ये सब तो, है ना, सीरियसली बात है ना, कि वो बेबी शावर है, उसका
फोटो सेशन हो रहा है, ठीक है, फुहड़ता की तो हद पार कर दिए हैं। तो ये सारी चीज हमारी संस्कार की चीजें थी क्या? नहीं, है ना। सनातन संस्कृतियों में या फिर हमारी कबीलाई संस्कृतियों में, जिसको हम आदिम समय से चलाते आ रहे हैं, वहां पे हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, माता और उसके संतान के क्या करते हैं, हम उसकी सुरक्षा की कामना करते हैं कि जो नई जीवन आ रहा है, जो नई संतति जो आ रही है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट जो जनरेशन है ना, उसके के लिए हम ब्लेसिंग्स करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारा कल्चर है। नहीं तो हम तो क्या मना रहे हैं, बेबी शावर, ठीक है। लेकिन वो जनजातियों में नहीं है, ठीक है। उसमें जन्म, विवाह और उसके बाद क्या, आपकी मृत्यु का संस्कार। अच्छा, तो मृत्यु के बाद हम जाके, मान लीजिए मेरी मृत्यु हो गई है, मेरे वंशज जो है मेरे को कहीं ले जाके जला दिए या दफना दिए, ठीक है, उसके बाद मेरे को भूल जाएंगे क्या? एक था टाइगर टाइप का, नहीं भूलेंगे, ठीक है। वो टाइगर को घर लाएंगे, क्या लाएंगे? घर लाएंगे, और उसके बाद मेरा टाइगर था करके पूजेंगे। समझ में आया? तो बताऊंगा आगे, और आएगा, गोंड में भी आएगा स्पेशली वो, क्योंकि इसी का पार्ट है, इसलिए मैं उसको बताया। टोंडा, मंडा और कुंडा बोलते हैं, गोंडी वर्ड है ये। टोंडा, मंडा और कुंडा ये बोलते हैं। कुंडा मतलब कलश, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पूर्वजों का वास समझते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में इसी को बोधिसत्व बोला गया। क्या बोला गया? बोधिसत्व। अब वो मोक्ष पा गया मृत्यु के बाद, जैसे मेरे परदादा होंगे, यानी मेरे दादा के भी दादा होंगे, ठीक है, वो मोक्ष पा गए। अब मोक्ष पाने के बाद वो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? अब आपको मोक्ष मिल गया तो हमारे लिए सोचो ना करके मैं बोलूंगा कि नहीं उनको? ये होता है पूजना। ये अपने पुरखों को, अपने पेन बोलते हैं हम आदिवासी समुदाय में उसको। ये जनजातियों में, गोंडी में एक वर्ड होता है पेन, जैसे लिंगो पेन हम बोल दिए, तो हमारा सबका पुरखा है वो, ठीक है। तो हमारे पुरखे जो होंगे ना, हमारे बाप दादा जो भी होंगे, उनको पूजना। अब कभी कभी ऐसा नहीं होता होगा, जब आप अपने किसी को पुरखे को याद करते होगे कि मैं तेरी संतान हूं, कम से कम मेरे लिए तो आशीर्वाद दे, या मेरे भगवान के पास हो आप, तो भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना, आप पूजना मेरे लिए, ऐसा नहीं होता है क्या कभी? ये हमारा कल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, रहन सहन होता है। और जो हमारा संग्रहण कक्ष होता है, जो हमारा स्टोर रूम होता है, बेसिकली वही देवताओं का निवास भी होता है, ठीक है। अलग अलग देवता होते हैं, जैसे आपके भंडार का देवता अलग होता है, आपके खेत का देवता अलग होता है। गांव का कल्चर बताऊंगा बाद में, जब हम पूरा ग्रामीण प्रवेश पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक नार व्यवस्था होता है। नार मतलब होता है गांव। क्या होता है? गांव। तो नार व्यवस्था में कौन सा देवता कहाँ बैठता है, वो कोठार का देवता कौन सा है, खेत खलियान का देवता कौन सा है, गांव का देवता कैसा। जैसे हर गांव में क्या होगा, जो गांव का जो सिस्टम बनता है जनजातीय गांव का, वहां पे एक भूमियार होता है। क्या होता है? भूमियार। एक ठाकुर होगा, ठीक है। और सबके क्या होते हैं, पंच अलग होते हैं। पंच कहने का मतलब क्या, कि उसकी पूजा करने वाला व्यक्ति, उसका भगत, उसका गायता, ऐसा हम बोलते हैं। ये नार व्यवस्था कहलाती है हर गांव क्षेत्र में। मतलब ये जनजातीय और आदिवासी क्षेत्रों की मुख्य विशेषता है, ध्यान में रखना। ये व्यवस्था होना ही होना है, नहीं उसके बिना क्या नहीं होता है, काम नहीं होता। आप कोई भी आप जैसे बालोद चले जाना, कांकेर चले जाना, धमतरी के पास कुछ गांव में चले जाना। आज जैसे आज राजा राव पठार, ठीक है, 10 दिसंबर है, वीर नारायण सिंह जी की शहादत दिवस है, और वीर मेला के रूप में राजा राव पठार में हम मनाते हैं। तो तमाम क्षेत्र के उस आसपास के गांव के 12 गांव, 15 गांव, 20 गांव के ऐसे क्या आएंगे, पूरे देवी देवता आएंगे वहां पे, जिनका प्रतीक आंगा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, उसको कल्चरल इंपैक्ट में लेते हैं। वो हमारी धार्मिकता का क्या है, मूल माध्यम है। और गांव की जो व्यवस्था है, जो नार व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, नार मतलब गांव। जैसे अब उधर जाओगे, बस्तर जाओगे ना, तो कई गांव के नाम साथ में ना नार जुड़ा रहता है, पाल नार, चोल नार, चिंतल नार, ऐसा पूरा नार नार बढ़ जाता है। नार का मतलब क्या होता है, गाँव। क्या होता है? गाँव। आगे बढ़ोगे, जब आंध्रा और उधर जाओगे, तेलंगाना क्षेत्र में निकलोगे, तो उधर नाडु वर्ड जुड़ता है। क्या जुड़ता है? नाडु। जैसे एक एग्जांपल, एक स्टेट का नाम है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु क्या हो, तमिल गांव, ऐसा। नाडु का अर्थ जिला, गांव, ऐसा उसको होता था। जब विजयनगर साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में, तो उसमें ऐसी वर्ड आता है, नाडु, वलनाडु, कोट्टम, ऐसा। ये सब क्या है, इस तरीके के व्यवस्थाओं के नाम है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी ही बनेंगी। आबूझमाड़िया जनजाति में घोटुल की प्रथा है, जिसे कोसी घोटुल कहते हैं, और झोपड़ी को सिहारी कहते हैं। झोपड़ी क्या कहते हैं? सिहारी। अब प्रश्न यहीं पे एक ठो बन गया, क्या बन गया, कि अबूझमाड़ियों में झोपड़ी को क्या कहते हैं और उनके घोटुल को क्या कहते हैं। तो घोटुल को क्या कहते हैं, उनके कोसी घोटुल, और उनके झोपड़ी को क्या कहते हैं, सिहारी। क्या बोलते हैं? सिहारी। याद रहेगा तो लिख लो,
है ना। किताब रखे हो तो अंडरलाइन कर लेना, और नहीं तो लिख लेना इसको, ठीक। ये ध्यान में रखना कि जो इनका मकान होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी मकान होता है। ये अक्सर क्या करते हैं 5-7 वर्षों में या 4-5 वर्षों में भी वो अपने क्या करते हैं, घर का रेनोवेशन करते रहते हैं, ठीक है, मकानों को फिर से बनाते रहते हैं वो, ठीक है, क्योंकि कच्चा मकान होता है सामान्यतः, तो उसको किसी एक पार्ट को फिर से क्या हो गया, अगर खराब हो गया है तो ढहा के फिर बना देते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके की उनकी क्या होती है, संस्कृति होती है। मिट्टी गारे का ऐसा ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आधुनिक समय में धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास की दिशाएं बदल रही है, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो अब परिवर्तन भी होगा, वो अपने मूल चीज़ से हट के थोड़ा सा अलग चीज़ सोचना चालू करेंगे। मैं बहुत समय पहले इसी अंतागढ़ वगैरह क्षेत्र में एक जगह गया था, वहाँ पे एक ना पक्के मकान में घोटुल लिखा हुआ था, मतलब पक्का स्ट्रक्चर था वो था छत वाली जगह थी, उसमें घोटुल लिखा था, है ना। तो मैं अब हालांकि एक्चुअल में जो उसका गोंडी प्रोनाउंसिएशन है वो गोटुल है, ठीक है, उसको घोटुल बोल दिया गया है। तो वहाँ वो लिखा हुआ था ना, तो मैं बोला कि घोटुल ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा करके, क्योंकि जबकि उसकी पारंपरिक विशेषता कुछ अलग होती है, ठीक है। वो तो पूरा मकान बना दिया आपने एक तरीके का, ठीक है, तो वो आपकी उसकी सांस्कृतिक और उसकी मूल जो परंपरा है वो अलग होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इधर देखना होगा तो किसी को देख लो, है ना। एक महिलाएं, है ना, ये कुछ उसका कूटने का वो है, लकड़ी से बना हुआ है, इतना बड़ा मुसर रहता है जिसे कूटते हैं, ठीक है। ये उनका बाड़ा होगा, इसमें हो सकता है मुर्गी वगैरह या कबूतर वगैरह ये सब कुछ पाले होंगे। इनका ये क्या होता है, चूल्हा इस तरीके से बनता है, चूल्हा तो जानते होगे ना, है ना, घर में देखे होगे चूल्हा वगैरह। किसी घर में ऐसा है क्या जो चूल्हा नहीं जानते, आज भी एकदम डायरेक्ट गैस वाली प्रवृत्ति में है। अब तो राजा महाराजा घर से आई है ना भाई, तेरे यहाँ सोने की ईंट थी, मेरे क्या लेना, तो यहाँ चूल्हा कहाँ जलेगा तेरे यहाँ से, ठीक है। तो ये चक्की इस तरीके से अपना अनाज वगैरह क्या करने के लिए, कूटने के लिए। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो इनका परिवेश ऐसे ही है, ऐसे ही ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण परिवेश आपको क्या कर होगा, हमेशा इन क्षेत्रों पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो इन लोग पका के आपको थोड़ा सा दाल और चावल भी देंगे ना, इतना मिठास होता है ना उसमें कि आप ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट का खाना भूल जाओगे, ठीक है। किसी को जाना है क्या, हाँ, माने किसी को ऐसे क्षेत्रों में जाने का, झूठ मत बोलो, ठीक है। ये मेरे भाई लोग हैं सब, ठीक है। इनकी वेशभूषा और आभूषण कैसा होता है, हालांकि बहुत पुरानी पिक है इसलिए ब्लर हो गया है थोड़ा सा, है ना, तो मतलब अब इतना ओल्ड कि क्या कैमरे का पिक्सल कम होता था ना, इसलिए इसे थोड़ा सा कमजोर खींचा गया है। और वेशभूषा में क्या सब होता है, पुरुष लंगोटी एवं स्त्रियां लुगरा को कमर से घुटने तक लपेटकर पहनती थी, ठीक है, घुटने से कमर तक पहनती थी और कुछ भाग को ऐसा खींचती थी ऊपर तरफ, ठीक। स्त्रियां गिलट और चमकीली धातु यानी कि नकली चांदी जिसको हम लोग बोलते हैं कि आभूषण धारण करती थी। तोड़ा जिसको हम लोग पैर पट्टी बोलते हैं, करधन, चूड़ी, सुड़ेल, सूता, रुपया माला, चेन, मूंगा माला, खिनवा जो कान में पहनते हैं, ठीक है, गाना भी सुने होंगे, खिनवा नहीं मांगो में यहाँ वाला, ठीक है, झुमका, बाला, फुल्ली, आभूषण ऐसा, और केश के कई प्रकार के पिनों से सजाती थी। तो पिन एक्चुअल में है क्या, ये पिन बोलते हैं हम लोग हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, कंघी। हालांकि पिन भी होता है, गिलट का वो आता है अलग अलग, थोड़ा सा चांदी जैसा दिखता है, वो पिन अलग अलग ऐसे पूरा ना 4-5 टोका ऐसे फंसाती हैं बाल पे महिलाएं। उधर ना उनका जूड़ा बनाने का जो टेक्निक है ना आदिवासी महिलाओं का, बड़ा शानदार है, वो अपने आप में यूनिक है। और कंघी के विषय में तो मैं बता ही हूँ आप लोग को, क्योंकि मुरिया जब हम लोग वो पढ़ेंगे, है ना, जनजाति पढ़ेंगे, तो उसमें भी इंपॉर्टेंस से आता है कि जो घोटुल में जो एक वो रहता है, क्या कहना चाहिए, कि जो लड़का रहता है, अगर लड़की से वो प्रेम अगर कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या बनाता है, कंघी बनाता है। क्या बनाता है, कंघी बनाता है। और जिस दिन उनका अपना पारंपरिक त्योहार होता है, उस दिन अगर वो उस लड़की को क्या करता है, जैसे आप तुम लोग वो मनाते होगे वैलेंटाइन डे, मैं मातृ पितृ दिवस मनाता हूँ, ठीक है। अब तुम लोग देख लो अपना अपना, है ना, हैप्पी वैलेंटाइन डे सर करके एक बार मेरे पास ऐसे मैसेज आया था, मैंने बोला आपको भी मातृ पितृ दिवस की शुभकामनाएं ऐसा करके, और खूब सारा आशीर्वाद, है ना। तो अब वो क्या कि वो लड़का क्या करता है, अगर उस लड़की को वो कंघी भेंट करता है, लड़कियों को बेसिकली वहां पे मोटियारिन बोलते हैं और लड़कों को चेलिक बोलते हैं, तो चेलिक जो है ना उस मोटियारिन को क्या देता है, कंघी देता है। और वो लड़की अगर कंघी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, बनाते हैं उन लोग कंघी, बहुत सुंदर सुंदर कंघी बनती है उस साइड की ना, तो वो कंघी अगर एक्सेप्ट कर ली तो उसका प्रेम क्या हो गया, एक्सेप्टेड, ठीक है। ये प्रेम के इजहार करने का क्या है, तरीका है।
और लड़के लोग भी बहुत चालू होते हैं इधर के, वो सब लोग अपने ना मामा के बेटी को ही क्या करते हैं, कंघी गिफ्ट करते हैं। ठीक है, तू तो अपनी इच्छा है ऐसा वाला। हाँ, वो आदिवासियों में क्या है, मामा की बेटी उस पर पहला अधिकार अपना है। ठीक है, बाकी सब बाद में। ठीक है, हाँ, अपन बाद में बात को देखेंगे, है ना, बाद में रिश्ता तब आएगा जब अपन इनकार करेंगे, लेकिन जब तक हम हैं तब तक मामा की बेटी हमारी है। सही है? हाँ बोलो ना रे, सिखा रहा हूं इतना अच्छे से तो। हाँ ठीक है, समझ में आया? तो इनकी वेशभूषा इस तरीके से होती थी, देख सकते हो सामान्य तक। तो थोड़ा सा मैं डेवलप हो गया हूँ, मतलब जंगल से निकल कर आज डिजिटल बोर्ड तक आ गया हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा डेवलप कर रहा, अब ऐसे थोड़ी रहता तुम लोग के सामने। हाँ ठीक, ये क्या है, ये उनका, ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आपको इनकी सुंदरता को दिखाने का मैंने प्रयास किया है। तो आप इसको गौर से देख सकते हो कि किस प्रकार से इनका क्या होता है, इनका कल्चर और इनका एक कहना चाहिए कि सौंदर्य के प्रति जो इनका लगाव है ना, क्योंकि स्त्री कहीं भी हो, चाहे वो आधुनिक समाज में भी हो चाहे आदिम समाज में भी हो, उसका आभूषण प्रेम कहीं नहीं छूटेगा। इस बात को तो मुंशी प्रेमचंद ने भी बोला था। समझ रहे हो ना? तो ये देखो, रुपया माला वगैरह है, सूता है, ये कंगी, इस तरह की कंगी बनती है, और भी सुंदर सुंदर इस प्रकार की कंगी बनती है। जो मुरिया जनजातियों को अपन देखेंगे ना, तो उनका मैं जूड़ा दिखाऊंगा स्पेशली, कि किस तरीके से वो लोग पिन और अपने पीछे जूड़े पे ना कंगी को ऐसे खोजती है। तो हाँ, वो अगर वो लड़की एक्सेप्ट की है ना वो कंगी, तो ऐसे एक्सेप्ट करने के बाद ऐसे जूड़ा में लगाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो तब तक आप अधर में लटके हो, ये ध्यान में रखना। तो अब अगर इस साल आपको अगर ना प्रेम का इजहार करना होगा किसी लड़की को, अगर किसी देख के रखे होगे, तो अभी कंगी बनाना चालू कर दो। हाँ सीरियसली। और अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं है तो आप बस्तर चले जाना, वहां अच्छी अच्छी कंगियां मिलती रहती हैं, तो वह कंगी लेके आ जाना और वहां से इसको गिफ्ट कर देना, ये तुम्हारे लिए प्रिय है, ऐसा करके। अगर वो तुमको अगर बेवकूफ ना समझ के, अगर वो समझदार होगी तो एक्सेप्ट कर लेगी, और नहीं करेगी तो फिर तुम लोग जान रहे हो क्या होगा आगे, है ना। तो ये देखो, इनकी खूबसूरती इस तरीके से थी। ये वेरियल एल्विन की किताबों से निकाला गया है ना, जिसमें मैंने बताया था कि स्त्रियां अपने ऊपर का वस्त्र धारण नहीं करती थी। तो ये इसमें है, वो एक कहना चाहिए कि लगभग 12-14 साल के आसपास की कन्या होगी, और जिस तरीके से उसने अपना श्रृंगार किया उसको आप देख सकते हो। इनके श्रृंगार का दूसरा माध्यम क्या होता है, गोदना। क्या होता था, गोदना। लेकिन गोदना के विषय में ना बहुत सारी बातें हैं, है ना। अगर गोदना के इतिहास को अगर लिखने जाओगे ना, तो गोदना कल्चर क्यों आया, है ना, तो ये मान के चलो कि जब जब आपके कहना चाहिए कि सभ्य समाज पर किसी आक्रांताओं ने या किसी अटैकर्स ने क्या किया है, हमला किया है, तो स्त्रियों ने स्वयं को बचाने के लिए क्या किया, गोदना का श्रृंगार भी किया है। ठीक है, ये समझना। और जैसे आभूषण प्रेम की, स्त्रियों के आभूषण प्रेम पर भी बता रहा था ना, तो आपको याद होगा मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत बढ़िया उपन्यास है गबन, है ना। तो गबन क्या है ना, 50 रुपए का वो गबन है, एक पुरुष का, जो अपने काम से वो 50 रुपए गबन करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पत्नी के लिए, अपनी प्रेयसी के लिए, जो उससे क्या मांगती है, 9 लखा हार। ठीक है, यही है ना। तो अब स्त्री का आभूषण प्रेम मतलब स्त्री का हर्ट, अब उसको पूरा कौन करेगा, पुरुष ही करेगा। ठीक है, इसलिए तो मैं बार बार अपील कर रहा हूं ना, कि अब लड़कियों को भी क्या कर लेना चाहिए, नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए जल्दी, है ना, अपना कमाना धमाना सीख लो, ताकि हम जैसे कुछ बेरोजगार जो पुरुष हो ना, तो उनसे विवाह करें, दहेज हम देने को तैयार हैं। सही है ना। अब आप लोग के बायोडाटा में, लड़कियों के बायोडाटा में सीधा लिख के आ जाता है कि हमको रोजगार वाला ही क्या चाहिए, पति वर चाहिए, अच्छा कमाता हो। आप पहले उसकी इनकम ही देखते हो ना। हम तो आज तक लड़कियों का इनकम नहीं देखे, लेकिन अब हम भी देखेंगे, समानता का अधिकार हमारे लिए भी है। सही है, पुरुष वर्ग मेरा क्या करता है, समर्थन करता है ना पूरी तरीके से। हाँ, तो हमारा ये पूरा समर्थन है, हम लोग इसके लिए अलग से सोसाइटी वगैरह बना के बायोलॉज वायोलॉज भी जारी करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में केवल नौकरी वाली लड़की ही आनी चाहिए। तुम लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ, शादी से पहले सब लोग नौकरी लगवा लो अपना, ठीक है, ताकि तुम लोग को भी कोई ऐसा वो ना झेलना पड़े, क्योंकि अब पुरुष सशक्तिकरण का दौर आ गया है। हाँ, अब भाई अब महिलाओं को सबसे खास बात कि अब संसद में भी उनको 33% का आरक्षण मिल रहा है, सीटें अलॉट हो रही है। तो इससे बड़ी बात और क्या चाहिए, कि महिलाओं को इतना विकास हो रहा है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में इतना जब परिवर्तन आ गया, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो अब हम लोग भी अपने बारे में सोचेंगे ना। सही गलत है? हाँ, चलो आगे बढ़े। ये समझ में आया आपको कि ये जनजातीय श्रृंगार है, और ये आपको बस्तर में देखने को मिलेगा।
ठीक है। इनको देखने के लिए ना आपकी मन की सुंदरता चाहिए, ठीक है, तब ये दिखेगा। ये है आपका गोदना, ठीक है। तो गोदना को ये जनजाति अपना आभूषण मानती हैं। मस्तक, हाथ, नाक, ठुड्डी आदि अंगों में ये क्या करती हैं, गोदना गुदवाती हैं। और इस तरीके से देखो एक महिला क्या कर रही है, गोदना गोद रही है, ठीक है। ये कुछ अभी की कुछ ये तस्वीरें हैं इस तरह की, इससे पहले की भी। और क्योंकि वो वेरे रेलविन की वो किताब में जो वो पिक्चर है वो मेरे मोबाइल पे पर्टिकुलर अच्छे से आ नहीं रही थी, उसको अच्छे से स्कैन करना पड़ेगा तब वो इमेज अच्छी आएगी। तो उसमें पूरे शरीर पर किस तरीके से गोदना गुदवाया गया है ना। मतलब पीछे पीठ का पूरा उसमें गोदना का है, फिर उसके पीछे नीचे जो पैर है, कमर से नीचे का पूरा जो वो है हिस्सा है, उसमें किस तरीके से गोदना का श्रृंगार किया गया है। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा था, इसको भी समझना कि जैसे जैसे पर संस्कृतिकरण या बाहर की संस्कृति के जो लोग जो आपके और क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनसे स्वयं को बचाने के लिए ये श्रृंगार। कभी कभी ये फील आता है ना कि अगर इतना पूरा गोदना या टैटू क्या है ना, आपके शरीर को भयावह भी बना देता है ना। मतलब थोड़ा सा क्या होता है, तो डरावना नहीं लग जाएगा एकदम ज्यादा, पूरा क्या हो गया, टैटू टैटू हो गया तो पूरा लगेगा नहीं, थोड़ा डरावना टाइप का, अलग टाइप की थोड़ा सा फीलिंग आएगी। तो वो थोड़ा सा क्या है ना, उनसे स्वयं को सुरक्षा देने के लिए भी गोदना की भी क्या की गई, या गोदना भी प्रारंभ हो गया कहना चाहिए कि, है ना, एक तरीके से। तो ऐसा हुआ है जब मुस्लिमों ने भारत पे जब आक्रमण किया है तो कई महिलाओं में भी इस तरीके का श्रृंगार चालू, खासकर जो जयंती, गारो, घासी इस एरिया की जो वो थी ट्राइब्स महिलाएं थी, अंग्रेजों और इन लोगों से मतलब बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए भी इस तरीके का श्रृंगार की। तो कहीं ना कहीं बस्तर में भी इसका प्रभाव पड़ा होगा, है ना। और हालांकि छत्तीसगढ़ में इसकी कुछ दूसरी सांस्कृतिक विशेषताएं भी हैं। उसमें यह कहा जाता है कि हर स्त्री का महत्वपूर्ण श्रृंगार क्या है, गोदना है। और ये उनके अंदर ये मान्यता है, या छत्तीसगढ़ में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि यदि स्त्री क्या नहीं करेगी, गोदना नहीं गुदवाएगी, तो बाद में जब उसको मृत्यु के बाद जब वह ईश्वर के समक्ष होगी तो उसे सब्बल से गोदा जाएगा। ऐसी किंवदंती और मान्यताएं हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। इस तरीके की परंपराएं भी विद्यमान है ना। बाद में जब हम गोदना के विषय में और हम देखेंगे तब उसको क्या होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट है? तो ये गोदना इनकी परंपराएं हैं। थोड़ा सा ब्लर इमेज हो गया है लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ठाक दिख रहा होगा, दिख रहा है ठीक से, है ना। तो इस तरीके का क्या होता है, गोदना का श्रृंगार होता है अपने हाथों पे, माथे पे। और एक जनजाति ऐसी है, ये गोंड समुदाय से टूटकर वो समुदाय अलग हुआ है जिसको हम लोग रामनामी संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? रामनामी संप्रदाय, जो महानदी के तटीय क्षेत्रों में ऐसे रहते हैं। इनका अपना एक क्या है, प्रबल समाज है। रामनामी मेला भी लगता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो वो पूरे शरीर पे राम राम लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं? राम राम। शरीर के हर भाग में क्या लिखा होता है? राम लिखा होता है, ठीक है। तो राम तो यहीं के थे, ठीक है। ये राम का क्या है, ननिहाल है। और 22 जनवरी को राम आ रहे हैं, ठीक है। तो जय जय श्री राम, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े। चलो अब खाने पीने पे आते हैं, है ना। एक होता है खाना पीना और एक होता है पीना खाना, ठीक है। क्या? एक होता है खाना पीना और दूसरा क्या होता है? पीना खाना। तो हम लोग खाने पीने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? खाने पीने की बात करेंगे। इनका खाना पीना कैसा था, ठीक है। तो ये लोग सर्वाहारी दोनों होते हैं, मतलब मांसाहारी मतलब सर्वाहारी होते हैं, एक साथ दोनों गलत वर्ड आ गया वहां पे। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, मतलब बेसिकली सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी, है ना। कच्चा भी खा लेते हैं और भून के भी खा लेते हैं, सीधा विधा विषय, ठीक। ये लोग जंगल से कंदमूल, फल और उबला भोजन और वह आग से भुना हुआ भोजन भी करते हैं, ठीक है। भोजन में चावल, माड़िया पेज, कोदो कुटकी, मक्का आदि, भात पेज, ऐसा ये सब बनाते हैं। दूसरे जो कुछ अनाजों में मोटा अनाज जो शामिल है उसमें कोदो कुट की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आज के डेट में जो सेंट्रल इंडिया से लेकर आपका जो मिडिल इंडिया है, इन पूरे क्षेत्रों में आज मोटे अनाज की डिमांड ज्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। स्वास्थ्य को भी लेकर और मोटे अनाज को जिस तरीके से ग्रो करवाना है उसको भी लेकर। आप लोग को याद होगा कि अभी G20 समिट हुआ था, ठीक है। तो G20 समिट में केंद्र सरकार ने विदेश से आए सभी लोगों को मोटे अनाज का पूरा भोजन करवाया, मालूम है। बता रहे थे ना ये कोदो कुटकी से बना है, ये बना है। छत्तीसगढ़ आए तो जिमी कांदा भी खिलाया अपन लोग, ठीक है। कांदों में कांदा, जिमी कांदा, है ना। अब भाई राजा है ना, तो भाई वो हेड है सबका, तो हम जिमी कांदा खिलवाए हैं उनको, ठीक है। तो ये सारे जो चीज है ना, ये इधर ही मिलते हैं, अपने को ध्यान में रखना।
तो उड़द, मूंग, कुल्थी आदि की ये दाल खाते क्योंकि इजिली ये क्या हो जाते हैं, अपने खेतों पे उगा भी लेते हैं, ठीक है, मिल जाता है। कूटने के लिए अपना साधन भी रखते हैं। इनकी कुटाई का ना जो वो सिस्टम रहता है ना, कैसे पैडल टाइप का रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, उसका इमेज दिखाऊंगा मैं बाद में। ये लोग जंगल से कंदमूल, भाजी, विभिन्न पशु पक्षी जैसे पड़की, मोर, बगुला, कौवा, तोता, खरगोश, लोमड़ी, शाही, मुर्गी, मुर्गा, बकरी, बकरा आदि ये सब खाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताऊं, ये इंपॉर्टेंट कल्चर, ठीक है, इसके लिए लोग जान भी दे देंगे। क्या दे देंगे, जान भी दे देंगे, ठीक है। इसको बस्तर बियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बस्तर बियर। सल्फी रे, हाँ सल्फी इंपॉर्टेंट है, सल्फी के झाड़ में चढ़ रहा है। अभी पेड़ वैसे दिख रहा है सल्फी का, लेकिन ऊपर जाके पहुंचने के बाद मेरे को ऐसा हो सकता है कि ताड़ी भी हो सकता है, नहीं मालूम। लेकिन ये देखो कितने मतलब क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक समरसता का भाव है यहाँ पर, ठीक है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण कल्चर यही है, ठीक है। शराबबंदी होनी चाहिए, इसमें मेरा भी पूर्ण समर्थन है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी ये भावना बची रहनी चाहिए, है ना। वो देखो कितना अपार प्रेम दिखता है, आधा मारबे का बड़े, सही है नहीं। अब सोचो जो आपका अपना आधा हिस्सा आपको देने को क्या है, तैयार है, तो कितना अपार प्रेम होगा। ये आपसी बंधुत्व की भावनाएं हैं। और बेसिकली कहाँ से आ रहा है ये, जनजातीय समुदाय से आ रहा है, ठीक है ना। तो वो बहुत एकदम प्यार भरा वर्ड है वो, आधा मारबे का बड़े, ठीक है। कोई बोलता है क्या, हम तो एक गिलास पानी ना दे, ऐसा वाला हो जाता है, सही कि नहीं है, ठीक है। लेकिन कितना प्रेम भाव है यहाँ पे, देखो मिल बांट के पी रहे, ले थोड़ा थोड़ा ले ऐसे कर रहे, ठीक है। ऐसे पत्ता को ऐसे बनाया होगा बेचारा ऐसा, और उसके बाद गटाक से, ठीक है। तो ताड़ी का अपना एक अलग स्वाद होता है बोलते हैं। तो जो सुबह सुबह लोग है ना, तो थोड़ा सा सेहत के लिए भी ठीक ठाक होता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वंस अपॉन टाइम इन अ बस्तर, है ना, तो ये ट्राई कर लेना एक आध बार, ठीक है। तो इनका मुख्य पेय पदार्थ क्या है, सल्फी ताड़ी है, ठीक है। और महुआ से क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। और स्पेशल क्या, चावल का लंदा बोलते हैं। चावल से भी क्या बनती है, शराब बनती है। क्या बनती है, चावल से भी शराब बनती है। उसका प्रोसेस होता है पूरा, है ना, किस तरीके से सड़ा वगैरह के बहुत 14-15 दिन का पूरा प्रोसेस रहता है, उस तरीके से बनाया जाता है उसको। स्मेल बहुत गंदा करता है लेकिन, हाँ वही, ठीक है। ये सीन्स कब का फोटो होगा मेरा पता नहीं, लेकिन ऐसा तो इतना मैं कैसे दिख रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। आर्थिक जीवन क्या हम लोग बताए हैं कि क्या है, हम लोग घुमंतु लोग हैं। कैसे लोग हैं, घुमंतु लोग। अब वो थोड़ा जैकेट वैकेट मार लेने के बाद ऐसे ही दिखता है ना, अब देखो वो तोड़ रहा है क्या, तो वो ठीक है। घुमंतु होते हैं और स्थानांतरित कृषि करते हैं। इस कृषि को पेद्दा कृषि या दिप्पा कृषि भी बोलते हैं, ठीक है। क्या कृषि कहते हैं, पेद्दा कृषि या दिप्पा कृषि भी ऐसा हम लोग बोलते हैं इसमें, अबुझमाड़ियों की कृषि को, ठीक है। क्यों बोलने का ये इसको ना पेंदा कृषि या पेद्दा कृषि कहने के पीछे का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। क्योंकि ये माड़ क्षेत्र में है, पहाड़ों की तलहटी में नीचे, यानी कि तल, तल को क्या कहते हैं, पेद्दा, है ना। गोंडी में उसको और शुद्ध हम जाएंगे, पेंदा ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसका तलहटी नीचे वाले मैदान पर ये क्या करते हैं, कृषि करते हैं, इसीलिए क्या कहलाता है, पेद्दा कृषि कहलाता है। और कृषि भूमि को ये लोग क्या कहते हैं, कघई कहते हैं। क्या कहते हैं, कघई कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि इनका बेसिकली मूल है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये लोग जो है ना, अब एक स्थान पर रहकर स्थायी कृषि चालू कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, स्थायी कृषि भी चालू कर चुका है, और कृषि मजदूरी भी करते हैं, जैसे रोपाई वोपाई, है ना, धान कटाई, लुआई, है ना, भारा बांधना, ये सब जो काम है अब ये लोग कर भी रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, कोई डाउट यहाँ पे। पेद्दा कृषि पूछेंगे तो बता दोगे, हाँ कि ना, हाँ, इसलिए बोलता हूँ नाश्ता वास्ता करके आओ, ठीक है। अब देखो मेरा लक्ष्य ही लक्ष्य है, मेरा वाला डायलॉग यहाँ पे, ठीक है। इनका व्यवसाय कैसा है, शासन की नीतियों के फलस्वरूप ये लोग चटाई, फूल झाड़ू, छिंद झाड़ू, बांस की टोकरी बनाकर स्थानीय हाट बाजार में विक्रय करते हैं, ठीक है। अपनी पारंपरिक विशेषताएं मैं बोल रहा हूँ बार बार, जो जंगल में इनको इजिली मिलता है उन्हीं से ही इनका व्यवसाय बनाएंगे, तब ये क्या रहेंगे, मूलधारा में आएंगे अपने, ठीक है। अब जैसे चटाई बनाना, तो चटाई जैसे बांस की चटाई बहुत बढ़िया बनती है, ठीक है। छिंद का भी बनाते हैं आजकल, ठीक। आजकल छिंद की तो राखियां भी बहुत जोरदार जोरदार बनी, ठीक है। उन क्षेत्रों में बहुत छिंद के पत्तों की राखियां, बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनी ना। छिंद का झाड़ू, फूल झाड़ू, जो क्या बोलते हैं, कोसी बोलते हैं, कांसी, है ना, कांसी झाड़ू, है ना, फूल फूल बहारी, ऐसा जो हम बोलते हैं, वो आपको जंगलों में और खेतों वेतों के आसपास में बहुत ज्यादा मिल जाता है।
तो महिलाएं अधिकतर उसको क्या करती हैं, लू के लाती हैं कहाँ से, खेत से, मेड़ों से, और उसके बाद घर में लाके क्या करती हैं, झाड़ू बनाती हैं। ठीक है, एक कांसी झाड़ू, एक होता है सिर बहारी बोलते हैं एक। हाँ, सिर बहारी, सिर बहारी जो होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड नहीं होता, एकदम पत्ती जैसा रहता है उसमें, वो सिर बहारी। अलग अलग तरीके का होता है, एक सिर बहारी, एक फुल झाड़ू, और उसके बाद फिर एक कासी, फिर छिंद झाड़ू। तो छिंद का भी अलग से बनता है। आजकल तो अच्छी अच्छी वैरायटियों के साथ में बनने का चालू हो गया है। धीरे धीरे अपनी कला में क्या हो गया है इनका, और ज्यादा ये मतलब अपनी कला से और ज्यादा क्या पारंगत हो गए हैं। और फिर ये क्या आ रहा है, बाहर मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो अब अपने मार्केट में या हाट बाजार में बेचे, और बेचने के बाद हो सकता है इसको बड़े बड़े आजकल सप्लायर्स भी ले रहे हैं। ठीक है, जो फिर शहरों में आ रहा है। तो शहर भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो अपने ग्रामीण परिवेश को धीरे धीरे अडॉप्ट करता जा रहा है। एक समय ऐसा था कि अपन कुकर के खाने को बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से खा रहे थे। ठीक है, आज भी खा रहे हैं वो शहर वहर के लोग जो है ना, लेकिन जैसे जैसे आज करना हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, ये आजकल 30-40 साल के लड़कों को भी क्या हो रहा है, लो बीपी, शुगर, और फिर वो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लॉकेज वॉकेज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब फिर से हम क्या बोल रहे हैं, जंगलों की ओर लौटो। कहाँ लौटना है, जंगलों की ओर लौटो। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, मैं नारा दे रहा हूँ कहा, जंगलों की ओर लौटो। तो फिर से वही ग्रामीण परिवेश में, और जो आपकी पुरातन परंपराओं के अनुसार आपका दिनचर्या जो था ना, उसके अनुसार अगर आपकी दिनचर्या चलते रहेगी तो आपका सब चीज ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाट बाजार में इनको, अब देखो उसके अलावा छेरी चरा रहे हैं। छेरी समझते हो, करे बकरी। ठीक है, ये लड़का क्या कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, ऐसे खोद खोद के ऐसा पूरा मताया होगा तालाब को मिट्टी का, और उस वहां से क्या निकाला होगा, मछली। कोतरी रे, हाँ कैसे अरुण, कोतरी है का है, खोक्सी है का, तो जाना था अच्छा से। ठीक, ये देखो यहाँ पे जो है इनकी खास बात क्या है बता रहा हूँ। जो ये जो मछली पकड़ी हुई है ना महिला, इन लोग जो बहता हुआ जो पानी रहता है या रुका हुआ पानी जहाँ मछलियां ऐसे होती हैं, वहां पे ना जाली फिट करते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे टाइप के ना इनके बांस के बनाए हुए है ना ऐसे जालियां होती हैं, जिसपे आके ना मछलियां ऐसे पूरी इकट्ठा हो जाती हैं एक साथ, उसको फिर निकालते हैं इन लोग। खेत के मेड़ में हो गए, केकड़ा भी वैसे पकड़ते हैं इन लोग। केकड़ा, खेत में मिलने वाले घोंघे, है ना, घोंघा समझते हो ना, स्नेल। ठीक है, नाक मत बनाओ, बहुत बढ़िया रहता है, कैंसर का इलाज होता है उससे। ठीक है, हाँ ठीक है, आना बस, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, उसमें विटामिन वगैरह अच्छे होते हैं, उसको खाते हैं, बढ़िया। आँख की रोशनी, तो तेरे को चश्मा लगा रहे, खा फिर, है ना, तो फिर तो खाओ, अब आँख की रोशनी के लिए अच्छा है तो। ठीक है, तो वो घोंगे इस तरीके से ये लोग पकड़ते हैं। और दूसरा ये लोग क्या करते हैं, चिड़िया विड़िया भी मारते हैं, है ना, क्या मारते हैं, चिड़िया, पड़की हो गया। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग इन लोग का रहता है क्या, वो उसको पकड़ते हैं, तीतर। तीतर जानते हो, हाँ, तीतर जानते हो कि नहीं जानते, तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, ऐसा करके वो बचपन में आप पढ़े रहे होगे। ठीक है, वही वाला तीतर। तो तीतर को जो वो बहुत तेज दौड़ता है ना, और पकड़ते बड़े इंटरेस्ट से हैं उसको। तीतर हो गया, बटेर हो गया, तो ये सब इन लोग के दैनिक जीवन की क्या है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, मतलब ये चखना वाला आइटम है। हाँ, सीधा सीधा, अब एक तो चिड़िया कितना होता होगा, समझ में आ गया, है ना। जब कवासी लखमा जिन ऐसा आराम से वो कर सकता है, इंटरेस्ट से बता सकता है, तो मैं तो पढ़ा भी सकता हूँ ना, बिल्कुल है कि नहीं है ना। वो दारू वाला मंत्री था, अब निपट गया। ठीक है, हालांकि अभी भी वो विधायक है। चलो, ये अब क्या, वनोपज संग्रहण और शिकार इनका प्रमुख है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में ध्यान में रखना कि अपने दैनिक दिनचर्या वगैरह के लिए छोटे छोटे शिकारों की, मछली का पकड़ना भी वो एक तरीके से आखेट में ही आता है, छोटे शिकार करना। एक समय पे क्या होता था ना, कोडरी वगैरह बहुत मारते थे लोग। कोडरी मतलब जो हिरण की एक तरीके की प्रजाति होती है। अब यहाँ पर इनकी सबसे खास बात क्या, कि ये लोग जो जंगलों से ना जो संग्रहण करते हैं, वनोपज संग्रहण, जैसे कि इसका शहद लाते हैं, तेंदुपत्ता, लाख, गोंद, हर्रा, बेहड़ा, चिरौंजी। चार चिरौंजी, चार जानते हो ना, तो चार चार को फोड़ोगे, उसके अंदर क्या रहता है, चिरौंजी रहता है। ठीक है, ये एकत्र करके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्तमान में ये लोग क्या करते हैं, सरकार को बेचते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, कोचिया को बेचते थे, और कोचिया लाके बाहर मार्केट में बेच के इनकम कमाता था। ठीक है, तो ये चार, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, लाख, गोंद, हर्रा, बेहड़ा, इसमें एक चीज इमली, है ना, महुआ अलग आएगा, आम अलग आएगा।
ठीक है, आम वगैरह को भी लोग लेके आते हैं। ठीक है, और इन लोग बहुत तरीके से, क्यों आम का ना इन लोग वो भी निकालते हैं, आमचूर बना, वो आम का खुला बोलते हैं, ऐसे आम का छिलका ऐसे पूरा निकालते हैं, और बढ़िया इन लोग अच्छा सिस्टम बनाए रहते हैं कुछ ना कुछ चीजों से। आपने पारंपरिक इनके ना औजार बनाने की भी ना तकनीक बहुत बढ़िया है। अब आप घर में यहाँ पे चाकू छीलते रहोगे, लेकिन उन लोग कुछ ना कुछ ऐसे ना वो लोहे वोहे का बना लेंगे और ऐसा वो कर देंगे, ऐसे बढ़िया छीलते रहो, फिर सटासट छील रहे हैं उन लोग। इतना बेहतरीन बेहतरीन कला रहता है इनका। ठीक है, साथ में ये लोग गाय बैल बकरी सुअर मुर्गी भी का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, बकरी तो पालते ही पालते हैं, क्यों, उससे ज्यादा इनकम होता है ना। एक बकरी छोटी सी भी रहेगी, मतलब थोड़ा सा ग्रोथ हो गया है, उसमें मांस वांस आ गया है, तो बिकता भी अच्छा है, 5,000 6,000 के रेट में बिकता है बकरी वगैरह भी। मुर्गी तो एनी टाइम होगा। ठीक है, ये 400 का 500 का 300 का ऐसा टाइप का, बड़ा बड़ा फिर मुर्गा इनके लिए ज्यादा जरूरी रहता है, जो 2-2 2.5 3-3 हजार तक मुर्गा बिकता है। वो क्यों, वो लड़ाकू मुर्गा, किसके लिए, लड़ाकू का। हालांकि अबुझ माड़िया जनजातियों में भी, जो इनके हाट बाजार में भी ना वो कल्चर भी होगा, मुर्गा बाजार को अलग से बताऊंगा। तो मुर्गा बाजार की जो लड़ाई होती है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, अब इसको चाहे एनिमल राइट्स वाले लोग इसको गलत समझे अच्छा समझे, लेकिन अपन इधर इंजॉय करते हैं। ठीक है, बढ़िया एकदम पूरा, दोनों मुर्गों पे बोली लगती है ना, इस पे 10 उसके बीच करियम 10 पंड्रिम 20 ऐसे टाइप का है, बढ़िया बोली चल, 50-50 60-60 हजार लाखों की बोली लग जाती है, लाखों में चलता है वो। आपको लगता होगा मुर्गा बाजार देखे और चले गए ऐसा करके, नहीं, लाखों का सट्टा लगता है वहां पर। ठीक है, वो कॉक फाइटिंग पे, उस क्षेत्र का सबसे पारंपरिक क्या है, वो है अपने मनोरंजन का साधन है मुर्गों की लड़ाई। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, मुर्गा पालते हैं। अभी रिसेंटली मैं बस्तर के क्षेत्र पे जब था, तो उस दौरान पे मैं बहुत अच्छे अच्छे घरों में ना कुछ कुछ ऐसे हम लोग डिस्कस करते थे, मुर्गा दिखता था ना, मुर्गा का रेट जरूर पूछता था उधर। ठीक है, या तो खाने का काम आएगा या तो खिलाने का काम आएगा, है ना। तो वो इसी के लिए पूछता था। तो अच्छे अच्छे तंदुरुस्त मुर्गे जो दिखते थे ना, जिसको अटैकिंग मोड पे होता है, उसको क्या ट्रेंड करते रहते हैं ना, शुरू शुरू से उसको शुरू शुरू से आक्रामक बनाते रहते हैं मुर्गा। जो मुर्गा आपको दौड़ाना चालू किया, थोड़ा बहुत ना समझ जाओ कि अटैकिंग है वो, और फिर जो उसके पास फिर पैर में ब्लेड बांध के जो मुर्गा लड़ाई करवाते हैं, तो एक ही वार में खत्म अगला। तो मुर्गा भी आपका, है ना, और फिर मुर्गे का पैसा भी आपका, जोरदार ऐसा मजा आता है फिर कॉक फाइटिंग में। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर हो यहाँ तक। तो इनका ये ध्यान में रखना, व्यवसायों में सबसे इंपॉर्टेंस वनोपज का संग्रहण होता है। अगर इनको कुछ चावल वगैरह भी चाहिए या कुछ चाहिए, तो ये महुआ वगैरह लेके जाएंगे, लाख लेके जाएंगे, या फिर हर्रा बेड़ा शायद ऐसे कुछ लेके जाएंगे। तो हाट बाजार में ना किनारे किनारे क्या बैठते हैं, कोचिया बैठते हैं, और महुआ वगैरह इमली वगैरह बहुत लेते हैं, बहुत तादाद में लेते हैं। और जितना तौलते हैं उसके रेट के हिसाब से या तो उनको चावल वगैरह दे देते हैं, दाल वगैरह देते हैं, साबुन दे देते हैं, है ना। पहले तो ये साबुन ज्यादा उतना कल्चर में जानते नहीं थे, लेकिन आज के डेट में लोग साबुन का कल्चर है। ठीक है, लेकिन आज भी वो अपने हाथ पैर शरीर वगैरह बाल वाल में टोरा तेल लगा देते हैं, है ना। उसके बाद तो फिर आगे नहीं बताऊंगा। ठीक, सामाजिक जीवन, ठीक है, कुछ दिन के बाद ऐसे ही मेरे साथ भी होने वाला है ऐसा लगता है। वैसे घनश्याम सर का पहले होगा ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो घनश्याम सर के मतलब मेरे भतीजे लोग ये लोग। ठीक है, तो अबुझमाड़िया जनजाति पितृवंशात्मक होते हैं, और पितृ निवास स्थानीय और पितृ सत्तात्मक है। मतलब हम ये भी समझते हैं कि जनजातीय समुदाय को हम माना जाता है कि जो मातृ स्वरूप में उनको क्या मिलता है, जो माताओं को उनको बहुत सम्मान मिलता है, उनके क्या कहना चाहिए कि समाज में उनका एक अलग स्थान है। लेकिन फिर भी जनजातीय समाज क्या चलती है, पितृवंश परंपरा पे ही चलती है। ठीक है, जिसमें हम पैट्रियर्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वंश परंपरा किससे है, जैसे मैं कुमेटी हूं तो मेरा बेटा कुमेटी ही लिखेगा। ठीक है, मंडावी कुंजाम या मरकाम नहीं लिखेगा। ठीक है, ये सभी भारतीय जातियों के समान इनमें भी कई वंश और गोत्र, जिसको गोत्र मतलब क्या, अलग अलग क्या पाए जाते हैं, गोत्र मिलते हैं सबका। ठीक है, ये अगर कुंजाम है, मंडावी है, अटामी है, कुछ है इस तरीके ऐसा मिलेगा। ठीक, जैसे इनके गोत्र क्या क्या है, अक्का, मंडावी, धुरवा, उसेंडी, है ना, मरका, है ना। मरका का गोंडी में एक मतलब और आम भी होता है, ध्यान में रखना, आम को मरका भी बोलते हैं। गुंठा, अटामी, लखमी, है ना, लखमा भी होता है। ठीक, बड्डे, थोंडा, है ना, ये सब क्या है, ये गोत्र हैं, नाम है, टाइटल है उनके, क्या है, टाइटल है। तो ये इस तरीके के गोत्र परंपरा भी आपके क्या है, सामाजिक जीवन में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये ध्यान में रखना, मैं पहले ही बता दिया हूं कि इन लोग मामा से अपना रिलेशन बहुत बढ़िया लगते हैं, है ना, किससे, मामा से। इसलिए प्रभु श्री राम हमारे यहाँ के कहा है, भांचा, का है,
भांचा। तो जब भी प्रभु श्री राम लग के मंदिर में जाओ ना तो औ भांचा ऐसे करके ना प्रणाम करो, है ना, क्या बोल के, बस ठीक है, समझ आया। हाँ, अब इनमें क्या है, जन्म संस्कार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अबूझ माड़ियों में प्रसव बुजुर्ग महिला द्वारा कराया जाता है। प्रसव हेतु पृथक झोपड़ी, जिसको कुर्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुर्मा, अलग से झोपड़ी बना दे जहां पे प्रसव होता है ना, जहां पे उनकी डिलीवरी होती है वो अलग से क्या बनाया जाता है, उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाती है, उसको कुर्मा बोलते हैं। इनमें क्या कहा जाता है, कुर्मा। ठीक, शिशु नाल को तीर या छुरी से काटते हैं इन लोग, ठीक है, जो इनका नाल रहता है उसको किससे काटते हैं, तीर या छुरी से। स्नान कराकर नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं और देवता दर्शन कराकर उसका नाम रखा जाता है। देवताओं के सामने यानी पुरखों के सामने ही इनको दर्शन करा के फिर क्या करते हैं, हम उसके आगे नामकरण आदि की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुल का नया वंशज आया है ना, कुल का नया दीपक आया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी इस पेन पुरखे ने दोबारा जन्म लिया है, ऐसा करके धरती पे अवतरण हुआ है हमारे देव का, ऐसा टाइप का है नहीं, कि हमारा डोकरा आएगा, ऐसे बोलते नहीं घर में, सुनना आपके घर परिवेश में ऐसे जाके बात करोगे ना तो ऐसे ना, नहीं यार हमारे वो डोकीदार रही है ना, वही आए है हमारे नोनिक रूप में, सुने हो ऐसी थॉट, ये घर परिवार में से बातचीत में चलता है, तो क्या है, इसीलिए उनको पुरखों के कराते जाते हैं, दर्शन कराए जाते हैं। ठीक है, चलो विवाह संस्कार, कौमार्य संस्कार होता है मतलब कुंवारा में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कांडाम्बरा बोलते हैं, है ना, और या पुष्प विवाह, क्या बोलते हैं, पुष्प विवाह। विवाह की आयु सामान्यतः 18-19 के बीच में होती है, मेरी बहुत निकल गई है, ठीक है, युवतियों का 16 से 17 के बीच में होता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इसको बोलते हैं सुख। सुख, सुख क्या है, सुख होता है वधु मूल्य, क्या होता है, वधु मूल्य। ये किसमें समय है, जनजातियों में ध्यान में रखना, अगर लड़का क्या कहने, या कहना चाहिए कि हम किसी के घर की बेटी ला रहे हैं ना, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ धन देते हैं, ये क्या है, नियम है, नेंग बोलते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है, वधु मूल्य, या इसको क्या कहा गया है, आभूजमाड़ियों में सुख कहते हैं। अब उसमें क्या क्या देंगे, अपनी शक्ति के अनुसार देते हैं, दाल, अन्न, तेल, गुड़ और कुछ रुपए ऐसे देते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि मुर्गा उर्गा भी देते हैं साथ में। ठीक है, गाय का नहीं है इधर, मैं गाय का देते आज तक नहीं देखा, मुर्गा जरूर देते हैं, मुर्गा बकरा इतना ऐसे टाइप का, लेकिन दाल, अन्न, तेल, गुड़, रुपया वगैरह ये सब उस सुख में जरूर शामिल रहेगा इंपॉर्टेंस तरीके से। हम किसी घर की क्या ला रहे हैं, लक्ष्मी ला रहे हैं, तो उसके क्या बोलते हैं, लक्ष्मी देंगे ऐसा बोलते हैं। इसको उधर की बोलचाल भाषा में ना बेटी खरीदना बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, बेटी खरीदना, लड़की खरीदना ऐसा बोलते हैं उधर की बोलचाल भाषा में। इसीलिए अपने घर की लड़कियों को ना वो एकदम पूरा घर कैसे चार दीवारी वगैरह में एकदम पूरा उसमें रखते हैं, Z+ सिक्योरिटी में रखते हैं, कहीं भाग मत जाए कहीं ऐसे करके। ठीक है, हाँ, तो उधर भगा के ले जाओगे तो बहुत कुटाई होता है, दबा के कुटाई, है ना, मतलब आधा छोड़, मतलब क्या होगा हाल समझो ऐसा, लड़के का बहुत रिस्क है उधर। ठीक है, तो लड़कियों को क्या है ना इसलिए ज्यादा रखते हैं, पैसा मिलता है ना, लड़की जवान हुई तो मतलब उसको बाहर भेजेंगे ही नहीं ज्यादा कहीं काम वाम करने के लिए, बहुत रिस्क में उसको उसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं, सेफ्टी में रखते हैं। अगर वो कहीं भाग के चली गई गलती से भी, ठीक है, तो उसके हिस्से एक पैसा नहीं मिलेगा करके, तो पैठू चल दी बोलेंगे ऐसा टाइप का। समझ में आया, ये इसलिए उधर बहुत बचा के रखते हैं लड़कियों को। वधु बारात लेकर वर के घर जाती है, लड़की वाले लड़के के घर आते हैं, और वहीं क्या होता है, जहां बुर्जा के द्वारा जो उनका क्या होता है, जो गायता होगा या भगत होगा, जैसे गोंडों में उसको दोषी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आता है क्या, बुर्जा, ये उनका क्या होगा, जैसे मुसलमानों में काजी होता है, हिंदुओं में पंडित होता है, जनजातियों में क्या है, ये अबूझमाड़ियों में बुर्जा। ठीक है, तो उन दोनों का क्या कराएगा, शादी करवाएगा। इसमें बिघेर, बिघेर मतलब क्या, घर से भागकर विवाह। ठीक है, घर से भाग जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बिघेर बोलते हैं। समाज में उड़ियाता, घर में घुसकर जबरदस्ती विवाह करना, नहीं मैं जाके अपनी सास को ऐसी बोलती कि नहीं मैं आपकी बेटे से विवाह करूंगी ऐसा करके। ठीक है, ऐसा डेयरिंग वाली लड़की मैं भी खोज रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे साथ नहीं लगता ऐसा कोई डेयरिंग वाली कोई पैदा हुई होगी ऐसा है। ठीक है, तो ये ऐसा, इसको बोलते हैं सीधा आके पैठू आ जाना बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, उड़ियाता बोलते हैं इसको, किसमें, अबूझमाड़िया, क्या बोलते हैं, उड़ियाता। ठीक है, तो घर में घुसकर जबरदस्ती विवाह करना। चूड़ी पहनाना,
तो जनजाति में ध्यान रखना कि अगर स्त्री क्या हो गई, विधवा हो गई, तो उसका क्या है, दूसरे पुरुष से जो विवाह होता है तो उसको क्या कहते हैं, या विधवा पुनर्विवाह जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चूड़ी पहनाना। या तो उसका क्या हुआ हो, तलाक हुआ हो, या तो वो स्त्री क्या हो गई हो, विधवा हो गई हो। ठीक है, तो उसका दोबारा जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं, चूड़ी पहनाने का कल्चर हम लोग कहते हैं। और ये सिर्फ जनजातियों में नहीं, पूरे भारत भर में ये चलता है। ठीक है, सिर्फ एक ही समुदाय में हो रहा होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, बैगा जनजातियों में भी ये है। और मैंने आपको वैदिक धर्म जब पढ़ाया होगा उस समय भी बताया होगा कि जो नियोग प्रथा होती थी उसमें स्त्री पर पहला अधिकार उसके देवर का माना जाता था, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। तो चाहे तो अपने देवर से भी विवाह कर सकती है वो, या तो दूसरे किसी के साथ हो रहा है तो उसमें सामने वाले पुरुष की क्या होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए। तो उसमें पूरा विवाह का संस्कार कंप्लीट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, एक लोटे के साथ में पूजा वूजा होता है, या तो फिर उसको चूड़ी पहना दिया जाता है। इस तरीके का कल्चर होता है, पूरी कंप्लीट शादी नहीं होती और चूड़ी पहना के घर लाना बोलते हैं उसको। समझ में आया, इस तरीके का विवाह। ठीक है, इतने विवाह क्या है इसमें प्रचलित हैं, समझ में आया। तो देखो इधर शादी हो रही है इस तरीके की, घनश्याम सर और आने वाली हमारी भाभी। ठीक है, और ये फिर हमारे ये वो है बुर्जा है जो क्या करा रहे हैं, शादी करा रहे हैं। ठीक है, हालांकि घनश्याम सर की शादी इससे ज्यादा रॉयल होगी, वो मतलब थोड़ा बड़ा आदमी है भाई वो। ठीक है, और अपन लोग की शादी ऐसी होगी। ठीक है, थोड़ा सा ठीक समझ में आया है ना। अपने यहाँ किसी से शक्ल मिल रहा है क्या इसका, देख लो भाई। हाँ, अब इसके बाद मृत्यु संस्कार। देखो एक दिन जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो मृत्यु संस्कार में क्या ज्यादातर दफनाते हैं, क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। लेकिन ध्यान में रखना कि अगर कोई जंगली जानवर मार दिया है, किसी दुर्घटना में वो क्या हुआ है, मारा गया है, तो जनरली उसके शव को क्या कराया जाता है, जलाया जाता है। क्या किया जाता है, जलाया जाता है। रीजन क्या है जलाने का, समझना कि उसके साथ में कुछ बुरी घटनाएं, बुरी प्रेत आत्मा जो होगी ना, वो उसके साथ जल के चली जाएगी ऐसा करके। और दफना देंगे तो हमारे गांव में रह जाएगी, ऐसा मान्यता है उनका, तो इसलिए नहीं दफनाते हैं उसको। और जो अपने है जिसकी सामान्य मृत्यु हुई है उसको क्या करते हैं, फिर दफनाते हैं ऐसा। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, दाह संस्कार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके बाद ये क्या है, ये जैसे जंगली जानवरों और दुर्घटनाओं के कारण क्या होते हैं, मृत्यु पर जलाया जाता है। कारण बता दिया क्यों। ठीक, संपन्न व्यक्ति की याद में शमशान में लगभग 8 फीट ऊंचा या 4 फीट गोलाई का चौकोर क्या लगाया जाता है, विभिन्न पशु पक्षियों, देवी देवताओं, भूत प्रेत व संस्कारों से नक्काशी की हुई लकड़ी का खंभ लगाने का। इसको हम लोग मृतक स्तंभ के तौर पर देखते हैं। सामान्यतः उस क्षेत्र में क्या है, ऐसा कल्चर है मृतक स्तंभों का, जैसे मठ वगैरह बनाने टाइप का कल्चर। ठीक है, अबुझमाड़ क्षेत्र में ऐसे सीधा पिलर को ऐसे खड़ा कर दिया, तो हमारे क्या कहते हैं कि हमारे पेन पुरखा की ताकत, उसकी शक्ति बढ़ रही है, ऐसा मानते हैं इसको, ये अगर बढ़ता है तो। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा। ठीक, और इस तरीके के या तो मठ कर बना के दफना देते हैं उसमें, और सामने ऐसे जगह रखते हैं दिया जलाने के लिए, यहाँ पे जगह रखते हैं, ताकि जब वो उनका पारंपरिक जो तीज त्योहार वगैरह जब होगा तो वहां पे जाके, या तो कोई उनका देवता होगा अंडा की बलि ले रहा है, या मुर्गी की बलि ले रहा है, चूजा का बलि ले रहा है, तो जाके यहाँ पे क्या करते हैं, उसको पूजा पान देते हैं, बोलते हैं ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, पूजा पान देने गए थे या पानी चढ़ाने गए थे, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली उन लोग महुआ के पानी को क्या बोलते हैं, करू पानी बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, करू पानी, तो करू पानी देने गए थे ऐसा बोलते हैं। अब करू पानी क्यों बोलते हैं, जिनको स्वाद पता होगा उन लोग करू पानी, उन लोग जानेंगे मतलब करू पानी का मतलब, समझ गए। कोई है समझदार ऐसा कोई यहाँ पे, नहीं है, चलो ठीक है, फिर समझ में आया। ये मृतक स्तंभों के बारे में जब हम लोग गोंड जनजाति, मुरिया जनजाति देखेंगे उस समय विशेष रूप से बताऊंगा, और इन पे मेरा क्या है, रिसर्च पेपर भी है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था और जाति पंचायत। अब देखो हर जातीय और जो समुदाय है उसमें अपनी सामाजिक क्या होगी, अपने परंपरा के अनुसार उनकी जातीय पंचायत जरूर होगी। तो इसमें माड़ क्षेत्र में प्रमुख क्या होता है, मांझी होता है। अबुझ माड़ियाओं में क्या होता है, मांझी इनकी पंचायत। उसके अधीन पटेल, पारा मुखिया और गायता होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, पटेल, अभी आम गांव व्यवस्था में भी पटेल होता है ना, ध्यान रखना, पटेल का इंपॉर्टेंस है, ठाकुर होता है एक, फिर गायता होता है ऐसे। तो पटेल, पारा मुखिया और गायता। ठीक है, तो गायता कौन होगा, वहां का जो ग्राम देवता होगा ना उसका गायता वो होगा। ठीक है, यह लोग माड़ में शांति व्यवस्था आदि बनाए रखने के लिए विवाद निराकरण, जाति नियम निर्माण में संशोधन आदि के कार्य करते रहते हैं, ताकि क्या बना रहे, एक सामंजस्य बना रहे। यहां तक समझ में आया। इसके बाद इनके देवी देवता,
बस्तर के देवी देवताओं का एक अलग चैप्टर हम लोग और भी देखेंगे, लेकिन अबुझ माड़ियों में क्या क्या है ध्यान से समझना। इन लोग बूढ़ा देव, ठाकुर देव जिसको टालू भेड़ भी बोलते हैं, बूढ़ी माई या डोकरी है ना, उसको उन्होंने हमारी डोकरी ऐसा बोलते हैं, लिंगोपेन, और लिंगोपेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माड़ क्षेत्रों में एक है ना। और कहना चाहिए कि बस्तर के क्षेत्र में सबसे बड़ा देवता वही माना जाता है पूरा, लिंगोपेन, ठीक है। और फिर एक बड़ा देवता बस्तर दशहरा माना जाता है नरसिंह, है ना, नरसिंह नाथ उसको बोलते हैं, उसको बस्तर राजमहल में ही उसका गुड़ी है, ठीक है। गृह देव में क्या होता है, छोटा पेन, बड़ा पेन, मंझला पेन, ऐसा मतलब छोटे बड़े ऐसा करके, ये क्या है, घर के देवता है, आपके पुरखा जो बोलता हूँ वो, ठीक है। गोत्र कुल के देवता, जैसे हमारा डोकरा ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो है ना। और लगभग सभी हिंदू आराध्य स्थानीय नदी, स्थानीय पहाड़, नाग, सूर्य, चंद्र आदि। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि सनातन संस्कृति के समय से जो चली आ रही परंपरा है कि प्रकृति को पूजने की, वो आदिवासी समुदाय की देन है। किसकी देन है, आदिवासी समुदाय के, जनजाति समुदाय की देन है। तो ये लोग भी कंप्लीट जो प्रकृति के जो चीजें हैं उसको भी क्या करते हैं, अपने आराध्य के रूप में उसकी पूजा करते हैं। समझ में आया, यहां तक क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट नहीं है? चलो, आराध्य उपासना में पशु बलि में मुर्गा, बकरा और सुअर ये इंपॉर्टेंट तरीके से दिया जाए। जो जो देवता जो जो बलि लेता है, कोई मुर्गा लेता होगा तो उसको मुर्गा देंगे, है ना, कोई बकरा लेता है तो उसको बकरा, किसी को सुअर देते होंगे तो सुअर, इस तरीके से देना पड़ता है। अब जैसे इसमें एक आता है गृह देव जो आता है, या फिर जो अपना गोत्र कुल का देवता जो होता है, तो गोत्र कुल के देवता, अब समान गोत्र के हो ना, तो उसको जो बलि चढ़ा है ना उसको लकांज बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करोगे, पर्टिकुलर वही लोग खाएंगे, ठीक है, उसको कोई दूसरे को बांटेंगे नहीं उसको। आम ऐसी चढ़ा है ना, तो उसको सब लोग प्रसाद के रूप में बांटते हैं, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर कुल का जो देवता है या घर गृह देव जो है, उसके लिए जो जो चढ़ा है बलि, ठीक है, जो प्रसाद है उसको बोलते हैं उन लोग, तो उस वो प्रसाद क्या होगा, उन्हीं लोगों को ही बटेगा, ठीक है, घर के लोगों को। उसको घर के बाहर या गोत्र के बाहर के किसी व्यक्ति को देने का क्या नहीं रहता, रिवाज नहीं रहता है। इस चीज को ध्यान में रखना। क्लियर है? एकदम परफेक्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोटुल के अंदर तालुर मुंते, ये देव का नाम याद रखना, ये ग्राम का सबसे बड़ा देवता रहता है, ठीक है, तालुर मुंते बोलते हैं इसको, ठीक है। तालुर मुंते देव की पूजा करते हैं, ठीक है, एज इट इज इसको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान में रखना, नाम है उनका देव का, क्या है, तालुर मुंते, घोटुल के अंदर रखा जाने वाला देव है, ठीक है। और लिंगो तो उनका प्रमुख देव होता है, ठीक। जादू टोना भूत प्रेत पर इनका क्या होता है, अखंड विश्वास, मतलब पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं इन लोग, ठीक है, कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन मारा, कैसे मारा, ये सब पूरा सब वो वहां पे क्या होता है, इन लोग चावल, गेहूं का दाना, कौड़ी, इसे सब विचार करवाते हैं। और इसके लिए सबसे फेमस कौन होते हैं, ये गायता या सिरहा, जिसको उधर बस्तर के क्षेत्र में वड्डे भी बोलते हैं, गोंडी में क्या बोलते हैं, वड्डे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? तो गायता एक ध्यान में रखना, दो तरीके, गांव की व्यवस्थाओं में शीतला के पुजारी को भी गायता बोलते हैं, फिर ग्राम देवता के जो पुजारी या पंच होता है उसको भगत बोलते हैं, और जो फिर सिरहा होता है वो एक अलग होता है, मतलब वो एक भगत जो होता है वो सिरहा कहलाता है। इधर छत्तीसगढ़ के परिवेश में उसको भगत हम बोल देते हैं, लेकिन बस्तर के और आगे जाओगे ना उधर, तो उधर सब में कल्चर में क्या होता है, सिरहा। इनके ग्राम देवता का या ग्राम देवता का, इनके अपने कुल देवता का क्या मिलता है, इनको आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। वो कैसे, वो लोग क्या, उनकी एक्टिविटी कैसी होती है, किस तरीके से उनको, मेरे अगर ना इंस्टाग्राम पेज को अगर फॉलो करते होगे ना, मेरा आशीष कुमेटी BJYM ऑफिशियल वाला जो पेज है ना, उसको फॉलो करते होगे ना, तो उसमें ये सब डलता है, मैं डालता हूँ इसको कभी कभी, ठीक है। तो सिरहा कैसे होते हैं, कैसे एक्टिविटी आती है, वो उसमें देवी खुद आके उसमें प्रवेश करती है, ठीक है। और फिर वो लोगों की समस्या दूर करती है, लोगों की समस्या के बारे में बताती है, पूरी जानकारी बताती है। तो इस तरीके से वो सिरहा का मेन रोल है वहां पर, ठीक है। तो वो बताएगा, जैसे किसी सिरहा के पास आप कुछ समस्या तकलीफ लेके जाओगे ना, तो वो क्यों हो रहा है वो बताएगा। हो सकता है कि आप अपने किसी देवी देवता को नहीं पूज रहे होगे, आपने पुरखे को नहीं पूज रहे होगे, आगे ये पूजा में कोई गलती किए होगे, तो सब ये बताता है, फिर ये सुधारने का काम करता है और ठीक करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके के कहना चाहिए कि मान्यताएं ये हैं, लोग इसको अंधविश्वासों में भी लेंगे, लेकिन जनजातीय समुदाय की मूल पहचान का ये क्या है, हिस्सा है, ठीक है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ता है। समझ में आया यहाँ पे? क्लियर है? ठीक। अगला जो है इनका पर्व, मतलब हम लोग जैसे मनाते हैं ना कुछ कुछ, तो इन लोग भी मनाते हैं। पर्व कक्साड़ है,
पंडुम मतलब त्योहारी होता है ना, तो पंडुम में अलग अलग, जैसे मरका पंडुम है, या जिसको हम लोग चैत्रई भी बोलते हैं, जो आम का, या जिसको जिसको हम लोग चैत्र मनाते हैं ना, नया वर्ष मनाते हैं, तो आदिवासी समुदायों में उसको मरका पंडुम या चैत्रई के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पोला भी मनाते हैं इन लोग। ठीक, और फिर लोकगीत में क्या, ददरिया, रीलो, रीलो इनका सबसे इंपॉर्टेंट लोकगीत है। ठीक है, विवाह गीत, सगाई, छठी, ये सब के अपने अपने, गोंडी हल्बी के अपने क्या, बेसिकली गोंडी इनका ज्यादा मुख्य भाषा है, बोली है, तो गोंडी के ही इनके गीत सर्वाधिक है। ठीक है, लोक नृत्य में कक्षाड़ नृत्य होता है, गेड़ी नृत्य होता है, रीलो होता है, पोकटी, घोड़ा नृत्य होता है। ठीक है, घोड़ा को ऐसे बांधे रहते हैं ऐसे। ठीक है, इसको मैं आप लोग जब लोक नृत्य और लोकगीत जब पढ़ेंगे ना, उस दौरान पे इसको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या, अबूझ माड़िया जो हम लोग देख रहे थे जनजाति, वो यहाँ पे उसके परिचय से लेके उसके लोक पर्व, जीवन, रहन सहन, निवास, उनकी देवी देवता और उनके व्यवसाय आदि सबको देखते हुए यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। तो ये अबूझ माड़िया जनजाति का पूरा क्या था, डिटेल था। अब इसमें से कोई भी डाउट आएगा तो ये पीडीएफ तो आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, पूरी जानकारी, बुक आप लोग पास और नोट्स अलग से है आप लोग पास। कुछ भी डाउट आता है तो उसको आप लोग को क्या करना है, पूछना है। कोई डाउट है, समझ में आया पूरा? तो अब इसको सिस्टमेटिक जो हम लोगों ने आज जो पढ़ा है ना, अब हर जनजाति में चलेगा। तो परिचय, रहन सहन, क्षेत्र कहाँ पे है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनकी बोली कैसी है, कौन कौन से चीजों का प्रयोग करते हैं, उनका पारंपरिक परिवेश कैसा है, वेशभूषा कैसी है, उनके आभूषण कैसे होते हैं, और उनका आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग क्या करते चलेंगे, देखते चलेंगे, और इसी तरीके से ही पढ़ना है ना। क्योंकि जनरली जनजातियों में उनका टोटम पूछता है, देवता पूछते हैं, उनका सकेंद्रण पूछता है कि कहाँ पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ में उनका रहन सहन के विषय में कुछ कूट बनते हैं। ठीक है, समझ आया, क्लियर है ये पूरा, पक्का? तो यहाँ पे खत्म करूं इसको, चलो ठीक, धन्यवाद।